तो मुझे लगता है अगर फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो इसका मेन मोटिव है अवेयरनेस, वो फुलफिल हो जाए। आई एम नॉट प्राउड ऑफ कि भाई मैंने क्या कहते हैं एक ऐसी फिल्म में काम कर लिया जो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है। आई एम प्राउड ऑफ कि मैंने एक ऐसी फिल्म पे काम किया है जो एक गुड कॉज फिल्म है। और अगर मैं बात करूँ सेंटिमेंट्स की, कम्युनल वायलेंस की, राइट्स की, तो ऐसी बहुत सारी फिल्मों का मैं नाम गिनवा दूंगा जिसमें हिंदू गॉड्स का तो डायरेक्ट मजाक उड़ाया हुआ है। प्रॉब्लम ये हिंदू नहीं बोल रहा कि इस फिल्म को हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन में ना बट के इसको तो सबको देखना चाहिए। इवन मुस्लिम पीपल, क्रिश्चियन पीपल, सिख पीपल ऑल्सो शुड वॉच दिस फिल्म, क्योंकि ये जो है ना एक कॉमन मैन की स्टोरी है जिसको मार दिया गया है। और मर्डर तो मुझे नहीं लगता किसी रिलीजन में जस्टिफाइड है। बट ब्रो एक सेकंड, तो सोल तो निकाल ली ना, अब इस फिल्म से सोल निकाल ली गई है। तो भरत जी ने, जो मेरे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने तो सबके सामने ये बोला कि फिर मैं ये फिल्म प्रोफेशन छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं बनाना है, अगर मैं कुछ और अपना काम देख लूँगा। अगर इस तरह से फिल्म मेकिंग होती है कि तो पूरी फिल्म की सोल ही निकाल दी, 50 कट के बाद भी आप। इसी को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। यही तो मैं बोल रहा, इसलिए इस फिल्म का आना ज़रूरी था। बजट क्या रहा था फिल्म का? मैंने 13 घंटे बिना खाए पिए एक स्केड्यूल का शूट किया है इस फिल्म का, बिना खाए पिए। तो जो मेरी मेहनत है वो तो गई पानी में। तो आपको नहीं लगता कि दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न टू हेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहला मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है आपसे कि मूवीज में कैसे आप ऑर्गेनिक चलने दो ना, चलेगा ऑर्गेनिक चलने दो, पक्का? वो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। नहीं, मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम यही रहता है हमेशा से कि मतलब ये जो ज़ॉम्बीफिकेशन है, जैसे इनका एक मौलाना है मुसलमानों का, साजिद रशीदी, ठीक है। आपने शुरुआत ही इतने हाई लेवल पे किया है कि कहीं मैं भावनात्मक ना हो जाऊं और फिर पता चले उनके पास एडिट के लिए कुछ तो साजिद रशीदी कहता है कि इस्लाम अकल का नहीं नकल का काम है। आप समझ रहे हो ना? तो आप नकल में तो कन्हैया कुमार जी तो मारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। What do you have to say? Like you have been, आप इतने डीपली गए हो इस मूवी के रिसर्च में, आपको क्या लगता है? पूरी स्टोरी समझाइए अगर आप शुरू से। बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो जो इस पे इतना रिलीजन का वो अभी एक इम्पोज किया जा रहा है कि भाई रिलीजियस कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर देगी, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देगी अगर ये फिल्म रिलीज़ होती है। तो भाई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, ठीक है, कंप्लीट स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा जिससे देखकर कम्युनल वायलेंस हो जाए इस कंट्री में। इतना एनरेजिंग तो कुछ नहीं है इसमें। ये फिल्म जो है कन्हैया लाल जी के ऊपर बेस्ड है, उनकी मृत्यु कैसे हुई उस पर बेस्ड है। वो केस जो है ऑलरेडी क्या है कि सबके बीच में है, यू कैन गूगल इट, आपके पास रिपोर्ट आएगी, सब कुछ आप कर सकते हो। इसमें एक चीज़ जो अलग है वो ये है कि ये इन डेप्थ गया है इस केस के अंदर कि क्या क्या जो है जो हमारे जनता के बीच में नहीं है। सपोजिटली हु वर दे पीपल, व्हाई दे किल्ड कन्हैया लाल जी स्पेसिफिकली। भाई आपका भी सब्जेक्टिव इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट होगा, आप भी लाख शेयर करते होगे, पर ऐसा क्यों हुआ कि फिर कन्हैया लाल जी ने ही शेयर किया और उनको मार दिया गया? फिर जिस इंसान को ढंग से कॉल उठाना नहीं आता अपने फ़ोन पे, वो इंसान पोस्ट कैसे शेयर करेगा? तो कुछ पॉलिटिक्स, कुछ डिप्लोमेसी होगी, इसी बेस पे क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें हुई हैं। नहीं, मुझे अभी भी याद है कि मैंने नुपुर जी के सपोर्ट में भी डाला था और कन्हैया कुमार जी के सपोर्ट में भी डाला था। बट आपको ऐसा कोई वो नहीं आया ना कि हम मार देंगे, वो कर देंगे। फिर कन्हैया लाल जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ ना कुछ उसके पीछे आपको लगता है गरीबी कारण है? लाइक द पुअर कंडीशंस? नहीं, कुछ और चीज़ें हैं, वो फिल्म में दिखाया गया है। अच्छा, गरीबी कारण नहीं है। गरीबी सिर्फ इतना था कि इनको अगर मार के हम दबा देंगे, एक अगर आप गरीबी का फैक्टर पकड़ रहे हो तो वो सिर्फ इतना हो सकता है। वो भी मेरी एंटिसिपेशन है, मेरा पर्सनल टेक है वो, कि भाई इनका सुनेगा कौन, और हो भी यही रहा है। एक्चुअली दे आर लैंडिंग अप देयर मोटिव। उनका मोटिव तो कंप्लीट हो गया ना। उन्होंने इसी, अगर गरीबी का हम ये फैक्टर पकड़ रहे हैं तो उन्होंने मार दिया उनको, और ये सोच के मारा कि इनका केस तो दब जाएगा। दब तो रहा ही है, फिल्म नहीं आने दे रहे। तो एट लास्ट वो उनका मोटिव हम लोग फुलफिल कर रहे हैं एज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम ना कामों में बहुत व्यस्त हैं अपने। अगर आज हमारी आइडेंटिटी पे दोनों तरह के काम, एक तो कामदेव वाला काम, हाँ, दोनों में बहुत व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। हाँ, कि मतलब हम नहीं आ सकते। अरे कोई गैदरिंग हुई सपोजिटली, कुछ होना है, नहीं आ सकते।
अरे मैं बिजी हूँ यार, अरे मेरा ऑफिस है यार, अरे मेरा ये बिजनेस है यार, आई एम सो सॉरी। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मंदिर है मस्जिद है भाई, जो है बना लो, यहाँ पे मेरे से अपना खर्चा नहीं चलाया जा रहा। ये एक जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक है। और क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो मेरे को पता चला कि अरशद मदनी अगर आज अपने फ़ोन से एक टेक्स्ट कर दे तो 15 से 20 हज़ार लोग सड़क पे आ जाएंगे आज, आज के आज। इफ़ ही टेक्स्ट राइट नाउ दैट कम 15 to 20,000 people will land up on the roads of different states in this country. तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये क्या ये पावर किसी हिंदू धर्मगुरु के अंदर है? आई डोंट नो, मैं ऐसे स्पेसिफिकली कमेंट नहीं कर सकता। जो कथावाचक हैं बहुत सारे, इतने सारे कथा, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग। हाँ, ये मैंने मतलब मुझे भी पता है कि जैसे एक दो जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो खुल के आते हैं सामने बोलते हैं, वो जैसे बागेश्वर धाम है, वो खुल के बोलते हैं, तो वो जो क्लैरिटी और जो हिम्मत उनके बातों में लगता है वो मुझे ठीक लगता है। और बाकी जो कथावाचक हैं जो भी है, मुझे नहीं आइडिया उनके बारे में, ना मैंने उनको कभी पढ़ा है, ना सुना है, ना जाना है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है या मैं कमेंट कर सकूँ उस पर। हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ी आपको क्या लगता है कि पिक्चर तो अलग बात है, बात करते हैं हिंदुओं के अंदर, जैसे हम जब इतिहास में जाते हैं तो 634 में जो मुसलमानों के पैगंबर हैं मोहम्मद, वो मर जाते हैं शायद 634 में। 639 तक 5 सालों में स्पेन तक मुसलमान उधर पहुंच जाता है। इधर वो सिंध नहीं क्रॉस कर पाता, ठीक है, राजा दाहिर के चक्कर में, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है। फिर उसको 711 लग जाते हैं, मतलब 639 से एफर्ट पे एफर्ट डालता रहता है। 711 में जाके उसको पहली सफलता मिलती है, जो मोहम्मद बिन कासिम आता है, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतने उसके बाद फिर कासिम आके चला जाता है, फिर बप्पा रावल का जन्म होता है, फिर उसके बाद अलग अलग राजपुताना के जो राजा हैं वो कोई तेहरान तक बर्बाद करके आता है, कोई कहीं तक आता है, ठीक है। फिर 1000 के बाद ऐसा क्या हुआ कि पहले तो उसके बाद ये लड़े हैं, ऐसा नहीं लड़े हैं, ठीक है, क्योंकि एक विल्डुरान लड़े तो कॉन्स्टेंटली ही हाँ, एक विल्डुरान नाम का इतिहासकार, उसने लिखा था कि अगर ये हिंदूज नहीं होते तो पूरा विश्व मुसलमान होता, ग्रीन हो जाता। वही रोट इट, ही लिटरली रोट, अमेरिकन हिस्टोरियन। तो मुझे समझ में नहीं आता अब क्या हुआ है पिछले 20-25 सालों में, ऐसा क्या हुआ है? क्या लगातार राइट विंग की सरकार बनी, उसने हमको नपुंसकता की तरफ ढकेल दिया, हुआ क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इस कमेंट को तो मैं बिल्कुल डिनाइल पे डालूंगा कि राइट विंग की सरकार बनी है तो नपुंसकता, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सेफ हुआ है काफ़ी ज़्यादा। वरना उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्म, अगर स्पेसिफिकली इस फिल्म की बात करें, उस टाइम पे अगर राइट विंग की गवर्नमेंट नहीं होती, और मैं विंग में मतलब नहीं करते इसको, हम स्पेसिफिक कहते हैं कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, 2014, हाँ 2014 में, तो उससे पहले इस फिल्म का बनना ही बहुत बड़ी बात हो जाती, मतलब बना भी नहीं पाते हम। अभी तो फिलहाल स्ट्रगल चल रहा है रिलीज में, और उसमें भी जुडिशियल कम से कम सर्टिफिकेट तो मिल गया, उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था। आपने देखा होगा ना, फिल्मोग्राफी की अगर बात करते हैं, फिर मैं पास्ट पे आऊँगा, जो आपने बोला मैं उसको अवॉइड नहीं करूँगा, पास्ट पे रहेंगे। स्पेसिफिकली जब हम बात करें तो 2014 से पहले, 2014 के बाद आपने एक सडनली, अगर हम सिर्फ सिनेमा की बात करें, एक पैन इंडिया सिनेमा का एक्सपोजर हमारी ऑडियंस को मिला है। जैसे कंतारा हो गया, इस तरह की फिल्में लोग देखने लगे हैं, OTTs आए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? 1947 से आज़ाद है हमारा देश, सिनेमा भी बन रहा होगा, तेलुगु में भी बन रहा होगा, मलयालम में भी बन रहा होगा, तमिल में भी बन रहा होगा, पर वो सिनेमा क्यों नहीं आ पा रहा था, मतलब नॉर्थ में, और नॉर्थ का सिनेमा साउथ में, और ये जो आजकल एक अमैलगमेशन चल रहा है नॉर्थ इंडस्ट्री का साउथ इंडस्ट्री के साथ, ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि कुछ हुआ है ना, गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो एक माइंडसेट, एक आइडियोलॉजी का चेंज शिफ्ट आया है, तब जाके ये कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आपको लगता है कि 2014 से पहले रिलीज़ हो सकती थी? नहीं। मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली। केरला स्टोरी नहीं रिलीज़ हो सकती थी, लेकिन कश्मीर फाइल्स तो बहुत पुरानी बात है, पहले तो चर्चा भी नहीं होती थी कश्मीरी पंडित्स के बारे में, मुझे खुद नहीं पता था कि कश्मीरी पंडित्स के साथ इतना बुरा हुआ है। या जो अभी लव जिहाद और केरला स्टोरी जो आया है कि कैसे वहाँ पे स्लेव्स बना रहे हैं इंडिया की लड़कियों को साउथ से ले जाके, तो ये सब चीज़ें तो पहले तो हो ही नहीं सकता था। अब एटलीस्ट लोग अवेयर तो हैं, यही मोटिव है इस फिल्म का भी। अगर कन्हैयालाल जी को जस्टिस उस टाइम पे मिल जाता जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी, तो हमें ये फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फिल्म बनाई ही इस वजह से गई है क्योंकि लोग 3 साल बाद धीरे धीरे भूल रहे हैं उनको। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि एक टेलर मर गया उदयपुर में, एंड दिस इज़ सो सैड। क्योंकि सपोजिटली अगर मैं आपको, अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ होता, वोंट यू एक्सपेक्ट कि आपकी कम्युनिटी, आपके देश के लोग, मैं कास्ट
क्रीड, रिलीजन, सेक्स, ये सब हटा दो। आप अपने देश के लोग आपके लिए खड़े हो, आप चाहते हैं ना कि वो मर्डरर्स को सज़ा मिले, तो बस वही सेम एक्सपेक्टेशन थी उनकी फैमिली की भी। बट समहाउ आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा चल रहा है पिछले 3 साल से, स्लो चल रहा है प्रोसीजर। पिटिशन पे स्पॉटर तो अभी भी बाहर है। जावेद ने तो डाल भी दिया है फिल्म के अगेंस्ट, और स्क्रीनिंग के मुझे टाइम नहीं पे। लगता है जावेद कुछ करता है, जावेद की औकात नहीं है कुछ करने हाँ, की। वो पीछे तो एक बैक, हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। जावेद के पीछे जमीयत उलेमाए हिंद है, हाँ और बिल्कुल उसका है। जो ज़कात का पैसा है, लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ। जब जमीयत इस फिल्म के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, दैट मीन्स ये तो क्लियर ही हो गया ना। जमीयत ने आज तक इस देश में एलिजिडली लगभग हर आतंकवादी के केस लड़ने के लिए जमीयत ने फंड करा है। ये एलिजिड नहीं है, अगर आप फैक्ट चेक करोगे तो है, ऐसा फैक्ट है। हर और एक बेसिक चीज़, जमीयत उलेमा हिंद एक तरह से मैं मान लेता हूँ एक कि वो चैरिटेबल ही है चीज़। अगर उनको ऑन पेपर्स देखा जाए तो वो चैरिटेबल ही है, वो किसी की पर्सनल कोई चीज़ तो है नहीं कि कोई उसका कोई बहुत बड़ा उद्योगपति उसमें पैसा डाल रहा है। तो अगर वो चैरिटेबल है तो इतना पैसा कहाँ से उनके पास आ रहा है कि वो कपिल सिब्बल हायर कर रहे हैं? या जावेद जिसने पिटिशन डाली है कि भाई अगर मैं बाहर नहीं रहा तो मेरी फैमिली नहीं चल पाएगी, वो बेल पे जो है पैरोल पे, वो इसी बेसिस पे है कि भाई कमाने वाला इकलौता है वो। तो उसके पास कपिल सिब्बल जितना बड़ा वकील हायर करने के पैसे कहाँ से आ सवाल गए? तो जज से पूछा जाना चाहिए ना। नहीं, आप एक सीधी सिंपल बात है ना, फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले स्टे लगना, तो आई डोंट नो, मुझे नाम पता नहीं जो ज्यूरिस्ट होंगे उस टाइम पे, लेकिन कपिल सिब्बल उन्हीं ज्यूरिस्ट की सेटिंग में क्यों गए? तो कुछ तो होगा, मतलब कुछ चल रहा है। बड़ा अरे यार, अभी एक जज के घर में 50 करोड़ रुपए या कुछ मिले हैं, हाँ मतलब जिसमें आग लगी हुई थी, पता नहीं। और वो जज अभी बदतमीजी से बैठा हुआ टॉप पे, तो तो अब क्या बोलोगे कि आपको क्या उम्मीद है? ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जजेस हमारे लिए बैठे हैं। बस, तो फिर वही चीज़ है। होपफुली क्योंकि अभी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक उदाहरण देता हूँ। 1990 में जो जम्मू कश्मीर 89-90 में जो मर्डर्स हुए हैं इतने सारे, तो उसकी री इन्वेस्टिगेशन की बात हुई। तो हमारे आदरणीय माई लॉर्ड्स ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि बहुत पुरानी घटना हो गई, क्या उसमें वापस इतिहास में जाया जाए? वो तो सेम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी हुआ है। नहीं, और सुनिए, लेकिन उसी के आसपास एक डिसीजन आ गया कि 1984 की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो सिख दंगे उसके तो मतलब हिंदू की जान थोड़ी सस्ती है माई लॉर्ड्स की नज़र में, कह सकते हैं। हाँ, तो उसकी सस्ती है, बाकियों की जान में थोड़ी दम है, बाकी हिंदू की जान सस्ती है। बट ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मेजॉरिटी, हम अगर बात की जाए, अगर हम रिलीजन की स्पेसिफिक बात करें, मैं भी मेजॉरिटी कम्युनिटी से ही आता हूँ, तो ऐसा क्यों है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? तो इसके आगे, मतलब इसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए एज अ कम्युनिटी। मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू जो है वो नपुंसकता की पराकाष्ठा पहुंचा हुआ है, इसी के कारण सरकारें भी केयर नहीं करती उसकी। जैसे अभी हमारी करंट सरकार है केंद्र में, इस सरकार को जब अपने लिए डिसीजंस चाहिए होते हैं, तो या तो बिल ले आते हैं ये, समझिए बात को, बिल ले आते हैं तुरंत, बैक डेट में जाके बिल लाए हैं भाई लोग, ठीक है। एक इनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि कोई, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके तहत ये लोग चंदा लेते थे पार्टियों को। ठीक है, बिल्कुल। तो पार्टियों चंदा लेते थे, तो उसमें जब इनकी सरकार को वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई, और आइडियल क्या होना चाहिए था कि इनका जो अध्यक्ष था उस तरह चंदा लेने के चक्कर में नड्डा साहब जेल जाने वाले थे, यकीन मानिए। पर वो काम कांग्रेस ने भी कर रखा है पास्ट में, सेम टू सेम। तो इन्होंने दोनों ने मिल के फटाफट बिल लाए हैं और सेम डे पास हुआ है। तो जब इनकी अपनी बात होती है तो ये तो फटाफट काम कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन जिससे इनको वोट मिलता है उसके कर लेंगे जी, आ रहा है, देख लेंगे। इसमें क्या होता है ना, मेरा मतलब ये, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एक तरह से इसको स्ट्रैटेजाइज करके हम इस पे बात करें, तो एक सीधी सिंपल बात है, चाहे वो राइट विंग की पार्टी हो, लेफ्ट विंग की पार्टी, उन सबको एक चीज़ पता है कि वो कर तभी कुछ पाएंगे अगर वो सत्ता में है। सपोजिटली इफ़ आई से कि भाई जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बोल रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग सोचें स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी, जो भी राइट विंग की जो और भी सारी पार्टीज़ हैं, सबका एक मोटिव है कि भाई पावर में आएंगे, क्योंकि पावर में आएंगे तभी आइडियोलॉजी वो अपनी क्या कहते हैं कंट्री पे इम्पोज कर पाएंगे, या कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर पाएंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो गेम होता है किसी भी पार्टी का, वो आप ये मान के चलो कि सबसे पहले हम सत्ता में आएँ। अब वो सत्ता में आने के लिए कोई भी बिल पास कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, और ये एक लेजिट है, दिस इज़ अ गेम। ये पॉलिटिक्स भी तो एक गेम हुआ ना। तो अब जब वो हमें, मतलब ये कहना, मतलब हमें एज अ जनता ये सवाल उठाना चाहिए कि जब आप आ गए हो पावर में, देन व्हाट यू आर डूइंग।
हम आपको पावर में ले आए ना, वोट करके सारी चीज़ें, आपके सारे एमपीज़ को हमने जितवाया, फिर आप हमारे प्रधानमंत्री को हमने जितवाया, तो अब हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि एक बार हरा भी दिया चैलेंज देने के लिए, पर फिर भी नहीं मान रहे हैं हाँ, आप तो लोग। वही है ना कि हम क्या अब आप बताओ ना कि जब आप सीट पे बैठ गए हो, नाउ यू हैव अ मेजोरिटी गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जो है अलायंस पे, ऐसा आप बताओ ना, अब करो ना चीज़ें। तो अब जो एक्सपेक्टेशन है वो ये, तो अभी वही एक्सपेक्टेशन पे जो हमने कहा है ना, सेंसर ने जो सेंटर ने अभी क्या कहते हैं फिल्म देखी है उदयपुर अच्छा, फाइल्स, अच्छा। तो हम बहुत होपफुल हैं कि वो अगर सेंटर अप्रूव कर किसने देगी किसने देखी फिल्म? बहुत सारे ऑफिसर्स थे, लॉयर्स थे, अच्छा। बहुत सारे हैं सेंटर के, सीबीएफसी के भी लोगों ने दोबारा देखी है, ताकि वो लोग रिलीज़ करें। डू यू थिंक यू गाइज आर वेरी सॉफ्ट टारगेट्स? लाइक तो पता है पैसा लग गया है, इनको तो बनाया बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना, वो हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रही है, बिकॉज सब उस पर अपना प्रेरोगेटिव दिखा देते हैं ना। यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन फिल्म इंडस्ट्री, यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन एक्टर्स, यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दिस, एंड आई एम नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग अबाउट इट। मैं रैंट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, कह रहे यार बिल्कुल ऐसा गलत चीज़ है, या आप करो ना। अगर एक इंसान जो 200-250 रुपये अपनी मेहनत का खर्च करके फिल्म देख रहा है मेरी, या सब्सक्रिप्शन लेके फिल्म देख रहा है मेरी, उसका हक बनता है कि वो बोले कि भाई ये फिल्म बेकार है, या फिल्म तो आने दे। पर फिल्म, हाँ ये मेरा मुद्दा है कि पहले फिल्म आने से पहले आप उसे कैसे बोल सकते हो कि ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट करेगी। हाँ, हाँ। नहीं ये तो मतलब नहीं, अगर मुसलमानों का ये पुराना फंडा है, हाँ, पहले से ही करते आए हैं ये लोग। गलत ये है, कर देगी, ये वो कर लेजिट देगी, गलत वो है। कर नहीं देगी, नहीं, हाँ। ये लेजिट गलत है, क्योंकि फिर इस तरह से तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुल्क एक फिल्म थी, मैं भी तो बोल सकता हूँ कि उसमें तो टेररिस्ट के फैमिली को वाइट वॉश किया गया है। यार आपके फादर को नहीं पता कि आप कैसे हो गए, मेरे फादर को नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। उसमें जो टेररिस्ट के फादर है वो कह रहे नहीं नहीं हमें पता नहीं था, और फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है लॉ में। कोर्ट रूम ड्रामा ही तो है वो भी। तो उस जैसी फिल्म पे कोई कुछ नहीं कह रहा है। और अगर मैं बात करूं सेंटिमेंट्स की, कम्युनल वायलेंस की, राइट्स की, तो ऐसी बहुत सारी फिल्मों का मैं नाम गिनवा दूंगा जिसमें हिंदू गॉड्स का तो डायरेक्ट मजाक उड़ाया हुआ है, तो उसमें कोई क्यों नहीं बोल रहा? प्रॉब्लम ये हिंदू नहीं बोल रहा। हाँ जो भी है, जो भी, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पर्सनल टेक ये है कि इस फिल्म को हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन में ना बट के इसको तो सबको देखना चाहिए। इवन मुस्लिम पीपल, क्रिश्चियन पीपल, सिख पीपल ऑल्सो शुड वॉच दिस फिल्म, क्योंकि ये जो है ना एक कॉमन मैन की स्टोरी है जिसको मार दिया गया है। और मर्डर तो मुझे नहीं लगता किसी रिलीजन में जस्टिफाइड है, चाहे वो इस्लाम नहीं हो, है, कुछ में है, बट मतलब कुछ भी। मर्डर का मुझे नहीं लगता कि अगर है तो गलत है, क्योंकि किसी रिलीजन का मोटिव ये नहीं हो सकता कि भाई मर्डर जस्टिफाई कर रहा हो, और दैट टू विद आई मीन नॉट राइचुअस इंटेंशन। नॉन राइचुअस इंटेंशन के साथ अगर मैं मर्डर कर रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग भाई। एक सीधी सी, अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मतलब मार रहा हूँ किसी को, दैट कैन बी जस्टिफाइड, दैट इज जस्टिफाइड एक्चुअली। अगर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लैंड को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्डर कर रहा हूँ, दैट इज जस्टिफाइड। बट मैं अगर सिंपल अपने किसी एजेंडा को या टेरर फैलाने को अगर मैं मर्डर कर रहा हूँ, तो वो गलत है ना, तो उसको कौन जस्टिफाई करेगा? मुझे एक बात बताइए, जो करंट जो राजनीतिक दल है जिसकी वजह से ये सारा चालू हुआ, एक राजनीतिक दल की एक महिला नेता ने मुसलमानों के प्रॉफिट के ऊपर कुछ कहा, ठीक है, उसके, और वो सच भी है, हाँ, क्योंकि अलग अलग किताबों में लिखा है मुसलमानों की। नहीं, बट हमेशा ये बोला जाता है कि उन्होंने कहा। देखो मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं, सुन तो लीजिए मेरी हाँ बात। हाँ, तो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी महिला नेता ने ये कहा, उनका करियर खत्म हो गया, हाँ हो गया, उनका बेचारी का करियर बाहर खत्म हो निकाल गया। दिया, वो हाँ। किसके लिए लड़ रही थी भाई? मैं किसके लिए लड़ूंगा या आप किसके लिए लड़ोगे, जब मेरे टॉप लीडरशिप, यहाँ तक कि देश का एक सबसे बड़ा अधिकारी है सुरक्षा के मामले में, उसने किसी अरबी व्यक्ति को कहा या ईरानी को कहा कि ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये वो सब सारे हिंदू जो ये फ्रिंज याद रखेंगे। वो भी अपने आप को बोलता है मैं पाकिस्तान में 7 साल रहा हूँ और मैंने ये तीर मारे हैं, मैंने वो तीर मारे हैं। उसने ये बात बोली, ऐसा एलेज किया जाता है। तो मेरा सवाल यही है ना कि जब इस तरह की बातें आप बोल रहे हो, रिलीजन को डिफेंड करने के लिए ही बोल रहे हो ना भाई। द गाय ऑपोजिट जो बंदा था वो क्या कह रहा था, जो मुसलमान मौलाना था, कि तुम लोग लिंग को कहीं भी खड़ा कर देते हो, लिंग कहीं पूजा करने लग जाते हो। इसके ऑपोजिशन में गुस्से में बोला ना नुपुर शर्मा, और सच ही बोला उसने, है ना। पर प्रॉब्लम क्या है कि जिस पार्टी, जिन लोगों को नुपुर शर्मा ने डिफेंड किया, सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको कहा गया सारे केसेस क्लब कर दो, वो नुपुर शर्मा के नाम पे पूरे देश में धमकियां बांट रहा है कि तेरी वजह से वो कन्हैया कुमार तेरी वजह से मर गया। कैन यू बीट दैट? इट्स लाइक ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात पता है कैसी है, कि एक लड़का बेवड़ा है और उसकी माँ बोलती है इसके दोस्तों के चक्कर में बेवड़ा हो गया है।
आयरॉनिकल है, बहुत आयरॉनिकल है, बहुत आयरॉनिकल है। तो है, बहुत सारे फ्लॉज हैं, अगर हम डीप डाउन अगर डिग करने बैठ जाए ना, बहुत फ्लॉज हैं, और इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं, और मुझे ये नहीं पता कि हम लोग कब स्टैंड लेंगे। मैं पता क्या स्पेसिफिकली चाह रहा था कि जब इस फिल्म की ये इतनी कंट्रोवर्सी हुई, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीपल विल टॉक अबाउट इट, लोग आएंगे बाहर उठ के कि दिस इज़ रॉन्ग, आप कैसे एक सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिले हुए फिल्म की रिलीज़ को रोक सकते हो। तो अगेन हमारे ही लोगों ने तो हमें सपोर्ट नहीं किया ना। नहीं, सिब्बल मुसलमान थोड़े, हाँ, ये भी बहुत सही बात बोली आप। ही इज नॉट अ ही मुस्लिम। इज़ नॉट मुस्लिम, बट स्टिल आप चाहे वो तृणमूल कांग्रेस वाला केस पकड़ लो, रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, तो वो भी तो गलत है ना। बट ऐसा अच्छा, क्यों ऐसे लोगों को मोरली नींद आती होगी जैसे? नहीं नहीं, इनको पता तो बहुत है। प्रोफेशनल हो गए ना। अच्छा। लॉयर्स को कहाँ मॉरल हो गया, कब से? लॉयर्स का कोई मॉरल नहीं हो सकता। लॉयर अगर मॉरलिस्टिक हो गया तब तो अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ ये देखो ना, सपोजिटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़, ये इसके पीछे का नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तो कपिल सिब्बल ज़कात का भाई, पैसा है। जिसका भी पैसा है। मैं आपको बताता हूँ क्या हाँ, होता है। हाँ। द रियलिटी क्या होता है कि मुसलमान अगर ठेला लगा रहा है, खोमचा लगा रहा है, वो भी 20 रुपए देता है ज़कात को, जमीयत को। मेरे ऑफिस में 2-4 मुसलमान बच्चे काम करते थे। ठीक है। कोई मुद्दा बहुत फायर पे था पूरे देश में, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा इस देश इस मुद्दे पे तुम क्या समझते हो? हाँ। डू यू नो व्हाट दोस किड्स टोल्ड मी? What? सर जमीयत ने कुछ नहीं बोला, हम चुप हैं, हमें पता ही नहीं है। जब जमीयत बोलेगी तब देखेंगे। अभी 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 आपको एक चीज़ पता है, कश्मीर फाइल्स को तो प्रोपोगेंडा बोल ही रहे हैं लोग। आप जानते हो ना इस चीज़ को, कश्मीर पंडित का, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। कन्हैयालाल साहू के बारे में प्रोपोगेंडा तो बोल नहीं सकते, 3 साल पुराना केस है, सब कुछ फैक्ट है। लेकिन स्टिल आई हैव सीन इंटरव्यूज जिसमें लोग कह रहे हैं हम तो नहीं जानते कन्हैयालाल को। आप सोच रहे हो ये कितना कितने कितने डेप्थ में, मतलब आउट राइटली वो बंदा रिजेक्ट कर रहा है। लेफ्ट इज वेरी गुड एट दिस, वेरी इम्प्रेसिव, लेफ्ट इज वेरी वेरी उन्होंने सीधा बोला है कि हम नहीं जानते किसी कन्हैया को। आप उस पे क्यों नहीं मतलब फिल्म बनाते मणिपुर पे, आप उस पे क्यों नहीं, हमें ये बोला जाता है आप इस पे बनाओ फिल्म, वो ऑर्डर कर रहे हैं हमें कि आप इस पे क्यों नहीं बनाते फिल्म, वहां ये हुआ, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, ये हो रहा है हमारे साथ, लेकिन आपने कन्हैयालाल साहू पे कैसे फिल्म बना दी? बट लेफ्ट से राइट विंग कभी सीखता क्यों नहीं है? आई डोंट नो व्हाई द राइट विंग नहीं नहीं, उसका रीजन है, एक चीज़ है। हाँ, मतलब ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा, जो मुझे लगता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, जो एक्चुअल में जो चीज़ है वो मुझे भी नहीं पता कि क्यों है ऐसा, लेकिन एक जो चीज़ मुझे ऐसा अपना ओपिनियन लगती है वो ये है, 2 चीज़ें। एक तो हम कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड हैं, हिस्टोरिकली हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम जो है ना इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिफाइड कम्युनिटी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर बात करूं अपने यूनिटी की और इन सब के, तो मैं बोरिंग इंसान साउंड करूंगा। अगर मैं अपना सेल्फिश मोटिव या अल्टीरियर मोटिव अगर फुलफिल कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट आदमी मानूंगा। नहीं, बट उसके पीछे देखो ना, आप केवल अपने गड़ी दिखाने लग जाओ, बढ़िया गाड़ी में दिखाने, देखो कैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ते हैं। एग्जैक्टली आपने, अगर मैं ढंग की बात कर रहा हूँ तो शायद नहीं। वो एक और आप देखो ना, अकबर की सभा में मान सिंह बैठते थे, हमें कास्ट के बेसिस पे तोड़ा गया, हमें हर चीज़ के मतलब इतना ज़्यादा ड्रिल किया गया कि अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वो जर्म्स डाले गए, क्योंकि ब्रिटिश मेड एजुकेशन सिस्टम था हमारा। आप एक और चीज़ ये देखोगे कि जो भी एंट्री हुई, जब अलेक्जेंडर भी इंडिया में आ रहा था, जब वहाँ फाइट हो रही थी, तो भी कितने गए थे? कोई भी नहीं गया, वो अकेला लड़ रहा था वहाँ पोरस। तो उसको थोड़ी अलेक्जेंडर वाज स्कैर्ड ऑफ घनानंद एट दैट पॉइंट, ही थॉट कि दे आर स्ट्रांग। वो अगर आप ये इमेजिन करो कि अगर एक स्टेटमेंट पास ऑन हो जाता, अगर पूरा इंडिया, भारत जो है वो जाके जो आउटसाइडर्स हैं उनसे एक साथ लड़ता, दैट दे आर यूनिफाइड। ये तो बाद में नहीं हुआ यार, साउथ में बड़े बड़े राजा थे। हाँ, मुसलमान यहाँ के लूट के जाते हैं, साउथ वालों को फर्क नहीं पड़ता था। वही तो मैं बोलूँ कि नॉर्थ ने बहुत ज्यादा पेन ले लिया, तो साउथ तक वो चीज़ पहुंची नहीं है। तभी आप देखोगे साउथ में हमारे टेम्पल्स बचे हुए हैं। बिल्कुल। नॉर्थ में इन्होंने सब तोड़ा है, ज्ञानवापी तोड़ा है, हर मतलब काशी विश्वनाथ तोड़ा है, सारी चीज़ें तोड़ी हैं। साउथ में सारे आपको जो टेम्पल्स वो इंटैक्ट मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है कि सारा पेन तो इधर से ले लिया ना इन्होंने। तो यही प्रॉब्लम है। आज हमें लैंग्वेज के बेसिस पे तोड़ा जा रहा है। आज मैं तो हैरान हूँ कि 2025 में व्हेन पीपल कॉल्ड देम सो कॉल्ड एजुकेटेड, कि भाई साउथ में हम बहुत एजुकेटेड है, हम नॉर्थ में बहुत एजुकेटेड है, हर जगह हम बहुत एजुकेटेड है, मॉडर्न हो चुके हैं, इंस्टाग्राम आ चुका है, सोशल मीडिया है, तब लैंग्वेज पे बात हो रही है। नहीं, बट लैंग्वेज पे मेरे विचार थोड़े अलग, मैं बताता हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है लैंग्वेज को लेके जो उन लोगों के व्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, उसके पीछे रीज़न है।
क्योंकि हिंदी इज पेनिट्रेटेड वेरी बैडली एवरीवेयर. ओके, लाइक मुझे याद है चेन्नई में एक टाइम पे मैं जाता था, किसी कुछ नहीं आता था. ठीक है, नाउ एटलीस्ट आई कैन से गिव मी वड़ा, ठीक है, हिंदी में वड़ा देना, दे विल अंडरस्टैंड टेक वड़ा. ठीक है, नाउ दे नो हिंदी. हाँ, तो उनका जो जनरेशन जब जा रही है एक पुरानी और नई जनरेशन आ रही है, हाँ, तो उनका एक डर है कि यार लैंग्वेज खत्म हो जाएगी मेरी. ठीक है, ठीक है. जैसे मैं अभी मुंबई और उसके आसपास 17-18 दिन रह के आया हूँ. ठीक है, भाई मेरे मराठी लोग आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं. ठीक है, हाँ, जबकि मैं जब मुंबई में बड़ा हूँ कभी नहीं देखा मैंने. ठीक है, वो अब देख रहे हो मराठी लोग मम्मी माँ और बेटा आपस में बात कर रहे हैं हिंदी में. ठीक है, आई वाज लाइक कि तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हुआ. ठीक है, तो अगर देखो वो तो कर रहे हैं पॉलिटिकल रीजन की वजह से कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि लैंग्वेजेस को जिंदा रखना चाहिए. मैं वही बोल रहा हूँ, जिंदा रखना चाहिए नहीं. प्रॉब्लम लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का, वर्ल्ड की एक ही मोटिव है कि मेरी जो बात है वो आप तक पहुँच जाए. इससे ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज की कोई मोटिव नहीं है. लैंग्वेज बनी ही इसी बेसिस पे है. तो चाहे मैं मराठी बोल लूँ, आप सपोजली आपको मराठी आती है, मुझे नहीं आती है, तो हम एक ऐसा लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे जो मुझे भी समझ में आए, आपको भी समझ आए, बीट इंग्लिश हिंदी. बट इसके चक्कर में अगर आप मुझे इम्पोज करो ये चीज़ कि नहीं भाई मराठी बोल यहाँ आया है, तो दैट इज़ रॉन्ग. मैं फिर आपको बोल रहा हूँ लैंग्वेज की जो हिस्टोरिक जो चीज़ है, मतलब जो उनका पावर है, हिस्टोरिक पावर है, और लैंग्वेज को की बोला जाता है, किसी कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज. वो तो उनकी आइडेंटिटी है ना लैंग्वेज. जैसे मेरी आइडेंटिटी, मैं हिंदी बोलूँगा, अगर मैं महाराष्ट्र से होता तो मैं मराठी बोलूँगा, दैट इज़ माई आइडेंटिटी. उस आइडेंटिटी पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी किसी और पे इम्पोज नहीं कर सकता. दैट इज़ रॉन्ग. तो अगर मैं साउथ जा रहा हूँ तो मुझे इस बात का डर नहीं लगा रहना चाहिए कि अरे यार मुझे मतलब कन्नड़ नहीं आती. साउथ को छोड़ो यार, अपने ऑफिस में रह के अपनी बातें नहीं कह सकते हो. हाँ वही. तो ये जो कन्फाइनमेंट है ना, ये जो कन्फाइनमेंट है, इससे प्रॉब्लम है मुझे. डू यू थिंक दिस हैपेंड आफ्टर 2014, द काइंड ऑफ स्कार्स व्हिच दिस कंट्री इज फेसिंग, द स्केयर जो चल रहा है, ये 2014 के बाद आया है? नहीं, वो इसलिए भी तो है ना क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई. तो अब जो साथ वाली गवर्नमेंट है वो कुछ तो पॉलिटिक्स खेलेगी ना. हम तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं ना. माइट भी, जो ट्रू रीज़न है वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंटरनल वे में खेली जाती है. मेरे और आपके सर से वो बहुत ऊपर की बात है. सोरस जब फंड कर सकता है कंट्री के अगेंस्ट में, और हमारे इंडिया में ही कुछ लोग हैं जो फंड ले भी लें, तो आप समझ सकते हो कि कितने एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें चल रही हैं. व्हाई डू यू ब्लेम देम? लेट्स से सोरोस सेंड्स मनी. मैं आपको लेट्स पेंट अ बिगर पिक्चर. सोरोस पैसा भेजता है, हाइपोथेटिकली इसको मिलता है, इसको बोलता है ये काम करना, लैंग्वेज पे लड़ाना है सबको. हाँ, ठीक है, ठीक है. हाँ, ये लड़ाने लग जाता है लैंग्वेज पे. जो इस देश के जो लोग हैं जो बड़े पदों पे बैठे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, वो भी तो यही कर रहे हैं. तो कम से कम गरीब पैसा तो ले रहा है, कम से कम उसको जीने दो यार. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नहीं, आप मुझे बताओ ना. जस्टिफाई. भाई मैं इस देश का पीएम हूँ, मैं इस देश का एचएम हूँ, होम मिनिस्टर हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं भी माल कमाने के चक्कर में ही पड़ा हूँ एट द एंड ऑफ द डे. बट ये एलिजेड है ना. अगेन ये वो कौन सा प्रूव हो रहा है? वो भी तो एलिजेड ही बोल रहा है. नहीं, वो प्रूव्ड है. यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको. ये देखो, जो सोरस करेगा, जो सोरस करेगा, वो जग जाहिर है कि वो हमारी कंट्री की यूनिटी को ही तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि दे डोंट वांट कि हम इंडियन. आप यार WHO की बात कर लो, आप जो BBC की बात कर लो, वो सिर्फ इंडिया को बुरा दिखाते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री हैं, हम ही सबसे पावर्टी में कंट्री हैं, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा बेटर है. आप किसी भी रिपोर्ट में देखो ना, उसका रीज़न है बिकॉज आप ये समझने की कोशिश करो कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है ना, लाख हम में बुराइयाँ हों, लाख हम यूनिफाइड ना हों, एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसा देश जिसे बार बार एक्सप्लॉइट किया गया हो, हर बार एक्सप्लॉइट किया हो, वो आज भी खड़ा है. मैं बिल्कुल एक हार्डकोर माइंडसेट के साथ ये बात नहीं कर रहा हूँ. आप प्रैक्टिकली देख लो, हमारी हिस्ट्री उठा के पढ़ लो, हम इकलौती ऐसी कंट्री हैं जिसको बार बार एक्सप्लॉइट किया गया है. बार बार, मतलब हर किसी ने. टर्की हो गया, पोर्चुगीज़ हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए, मुगल्स हो गए, अफगान्स हो गए, जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, लेकिन स्टिल दिस कंट्री इज स्टैंडिंग टॉल. यू टेकिंग इट ऑन अ कंट्री लेवल. मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर जॉर्ज सोरोस का फंड, तो वो कंट्री तोड़ने के लिए है. कंट्री तोड़ने के लिए हाइपोथेटिकली, दैट्स व्हाई आई एम हाइपोथेटिकली दिस फैक्ट, क्योंकि यूनिटी खराब कर रहे हैं ना. लेट्स से कि है, ठीक है. कंट्री तो बाकी लोग भी तोड़ रहे हैं ना. कोई अमेरिका से ले रहा है पैसा, कोई यूरोप से ले रहा है पैसा. जो टॉप पे बैठा है वो किसी ना किसी तो ले ही रहा है पैसा. देखो, पॉलिटिकल एजेंडाज, हाँ सुनो, पॉलिटिकल एजेंडाज जस्ट टू गेट पॉलिटिकल गेम ऑन, that is a different thing, but somebody is that hurting. is also breaking the country, bro. That is also breaking the country. But दो चीज़ों में maybe bigger than this guy, maybe. अब मान लो जॉर्ज सोरस ने वहाँ पे फंडिंग की, उस फंडिंग से टेररिस्ट अटैक हो जाता है. That is a major thing. तो मैं पहले वो रोकूंगा, इंस्टेड कि मैं पॉलिटिक्स खेलूं. What about the people who are blamed, alleged,
that some of the governments have planted their own attacks on their own countries, and I'm not saying India. कैसे पॉसिबल हो सकता है ये मैं मेरे को एग्जाम नहीं, तब तो इसका मतलब 26/11 भी कांग्रेस ने किया था। आपको क्या उससे बड़ा क्या नहीं, आपको क्या लगता नहीं मैंने तो एलजी बोला ना, मैं भी वही कह रहा हूँ, मुझे सब ये नहीं, जब मुझे क्वेश्चन आता है ना, जैसे पुलवामा पे, आई नो दैट वेयर इट्स गोइंग, पुलवामा पे लोग बोलते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट ने किया, इतना आरडीएक्स कैसे आ गया? अरे मेरे भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जैसे अमेरिका के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि जो 9/11 है वो उन्होंने शायद इंटरनली करवाया। ये बहुत बेवकूफ़ाना है। आप 9/11 का आप हिस्ट्री चेक कर लो, उसमें क्या कहते हैं, सबको पता है कि वो बिन लादेन नहीं किया था, व्हाट वाज हिज इंटेंशन, व्हाट इज हिज मोटिव। उसमें कंस्पिरेसी तो ये थी कि सद्दाम हुसैन भी उसमें इन्वॉल्व था। अमेरिका वाज ट्राइंग टू फ्रेम सद्दाम हुसैन आल्सो। डोंट यू थिंक दैट द पावरफुल पीपल, द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, they will do anything to remain in power? Do you agree on that? I completely agree on that. So what is, why such a small terrorist attack? How does it matter? Why it's not, I mean there is a mass, like if I want to be in power on at any cost, तो 26 लोगों की जान की क्या औकात है? मैं बताता हूँ क्या औकात है। वो 26 लोगों की जान, पहली बात तो एक भी जान की वैल्यू है। अब बात करते हैं कि वो सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं गई है, वो एक स्टेटमेंट पास ऑन हुआ है दैट इंडिया इज नॉट सेफ, नंबर 1। ट्रू, ठीक है। नंबर 2 कि भाई उस देश के बाहर वाले लोगों को तो पता लग गया कि देश मतलब ये सेफ नहीं है, उससे बहुत कुछ इम्पैक्ट होगा। आप जानते हो बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे। नहीं, हो गया। नंबर टू मैं एज एन इंडियन नेशनलिस्ट, मैं अगर इस देश में बैठा हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाने में डर लगेगा, मुझे रेलवे स्टेशन जाने में डर लगेगा, कम से कम कश्मीर जाने में तो डर जरूर लगेगा। हर जगह अगर टेररिज्म हो रहा है तो हर जगह होगा। ठीक है, तो मैं इस तरह के क्या माहौल में रहना पसंद करूंगा? नहीं रहना पसंद करूंगा। आई विल ऑलवेज लव टू लिव इन अ कंट्री विच इज़ पीसफुल। तो ये टेररिस्ट अटैक सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं है, जस्ट ये एक मास मर्डर नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये कन्हैया लाल जी के साथ भी सेम हुआ है। हाँ, कन्हैया लाल वाज स्टेटमेंट। अगर मार नहीं होता तो मैं मार के चला नहीं जाता, मैं क्यों फंसता कोर्ट के केसेस में, या मैं एडमिशन के लिए वीडियो क्यों बनाता? वो एडमिशन का वीडियो इसीलिए ही बनाया गया है टू पास ऑन अ स्टेटमेंट कि अगली बार मत बोल देना कोई हमारे बारे में, वरना हम फिर मारेंगे। बट डोंट यू थिंक उसके बाद बोला बहुत दबा के बोला सबने, किसी कोई पीछे नहीं हटा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मैं आज भी गारंटी देता हूँ, अगर आज मैं खुल के बात करने पे आ जाऊँ तो मेरे रिलीजन पे लोग डायरेक्ट मेरे कमेंट कर सकते हैं और वो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक चोला पहना देंगे। मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज दे विल टेक इट टू पर्सनली, टू ऑफेंसिव, कि मेरे अपने लोग ही मुझे कहने लग जाएंगे, यार कितना मतलब रेडिकल माइंडसेट का आदमी है ये, कितना मारकाट की बातें करता है ये प्रॉब्लम है। हम अपने लोगों को नीचे खींचते हैं। जो नहीं, पहले तो वापस चलते हैं उस पर। जो वो वाली चर्चा हो रही थी मेरी आपकी कि जो सरकारें पावर में रहने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती सरकारें, नॉट जस्ट इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिका में भी यही हाल है, लेफ्ट का भी यही हाल है, राइट का भी यही हाल है। अब ऐसा नहीं कि लेफ्ट जो इंडिया में कांग्रेस और बाकी लोग बड़े दूध के दूल्हे हैं, वो भी उतने ही घटिया हैं जितने राइट विंग वाले हो सकते हैं। बट आइडियोलॉजीज, बट अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के जो मैं स्पेसिफिकली मतलब जो मैंने देखा, मैं और ये जो मैं कमेंट है एज एन इंडियन सिटीजन बोल रहा हूँ, यू हैव ऑल द राइट्स। हाँ, तो मैं एज एन इंडियन सिटीजन बोल रहा हूँ, मेरा कोई क्या कहते हैं, मैं न्यूट्रल होकर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ बोलूँ कि कांग्रेस के जब लोग ये बोल सकते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि एक रिक्शा वाला यूपीआई चला पाएगा। ट्रू। और वहीं जब एक गवर्नमेंट आती है जो ये चीज़ करके दिखा देती है, एग्जीक्यूट करके दिखा देती है, लाख बुराइयाँ हो पॉलिटिक्स में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी वास्ट गेम विच इज़ बिगर देन मी, मैं उसको समझ भी नहीं सकता। जो लोग वहाँ पे सत्ता में बैठे हैं, जो अपोजिशन में बैठे हैं, वो दे आर वेरी बिग पीपल, मैं उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट आके मेरे पास यूपीआई का एक्सेस दे देती है, जो मुझे बाहर भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है फॉरेन कंट्री में, और जब मैं क्या कहते हैं, जब मैं सड़क पे चला रहा हूँ तो मुझे फ्लाईओवर्स मिल रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिल रहा है, लाख बुराइयाँ हूँ, आई एम स्टिल कि भाई एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी आइडियोलॉजीज एटलीस्ट डेवलपमेंट है। एक सीधी सिंपल बात है, अगर आपको मैं कीचड़ में ढकेल दूँ और कीचड़ में जो लोग पहले से रह रहे हैं, यू हैव टू अडेप्ट विद देम, ताकि आप उनसे लड़ सको और उस कीचड़ को साफ कर सको। आप साफ सुथरे बन के कीचड़ में नहीं उतर सकते। चलो इसी पे मैं आपको समझाता हूँ कि चलो यूपीआई पे जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके पास आ रहे हैं, ये मेरे नहीं है,
हाँ ये काउंटर हाँ, ये तो आई आर्ग्यूमेंट सबके अंडरस्टैंड, हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है सबके ना? हैं, और एक सबके हैं। ये अच्छी चीज़ है, हाँ क्योंकि ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, भगवत गीता में भी अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है कृष्ण जी से, तो क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे वो नहीं है ना कि क्वेश्चन पूछते मार देंगे, हाँ। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हाँ इसलिए मैंने कई बार कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस्लाम में नहीं पैदा हो सकते, क्योंकि जितने आप सवाल मुझसे उन्होंने ना जितने क्या बुलवाओगे? जितने सवाल उन्होंने पूछे हैं हिंदुइज्म पे, हाँ। अगर वो उस इस्लाम में पैदा होते तो कब का आई कांड विल कर टेक इट चुके एज अ होते। पॉजिटिव साइन। जी जी। आप मेरे रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरी पैडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है मेरे रिलीजन की, इट्स बेस्ड ऑन सो मच पायस ट्रूथ कि मैं उस क्वेश्चन को केटर कर सकता हूँ। अब ये आप पे है कि आप सिरिब्रल आपका इतना ज़्यादा ग्रूम्ड है या नहीं है कि आप उस चीज़ को समझ पाओ। अरे किस पे बात करोगे? साइंस पे बात करोगे, साइंस पे बात कर लो। मेरे जो स्क्रिप्चर्स हैं वही बहुत बड़ा एविडेंस है इस चीज़ का कि हम तो बहुत पहले से साइंटिफिक हैं भाई। कुछ रिलीजन तो मतलब इतना, मैं क्या बोलूँ कि अभी बने हैं, वो उस टाइम से सनातन चलता आ रहा है। तो आप इस चीज़ पे तो भूल ही जाओ कि हमारा रिलीजन, मतलब हम डॉक्यूमेंट्स पे सबसे पहले आए हैं। हम हर पंचांग में देख लो ना, जो आज सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कर रहे हैं, पंचांग में बहुत पहले से लिखा हुआ है 2035 तक का आपको मिल जाएगा, पढ़ लो पंचांग। एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स पे बात कर लो, ये एनर्जी कैन नाइदर बी ट्रांसफॉर्म नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। आत्मा ना मर सकती है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना बुझाया जा सकता है। आत्मा सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, शास्त्रों में पहले से लिखा है। ये स्टेटमेंट उन्होंने, उनका भी है। जो भगवान बुद्ध थे, वो भी एक दक्षिणा दे रहे थे, उसमें उन्होंने बोला था ये वाला, तो कि जो वो आत्मा के बजाय धर्म का शब्द यूज करते हैं। ये मैं क्या बोलता हूँ, इंटरप्रिटेशन सबका अलग है। अगर मैं आज शास्त्र पढ़ रहा हूँ, संस्कृत पढ़ रहा हूँ, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है, मैं उसको पढ़ के कुछ और समझ रहा हूँ, आप उसको पढ़ के कुछ और समझ रहे हो, लेकिन फंडामेंटली जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेम। राइट अस एन आसमानी बुक फॉर आवरसेल्व्स एंड बिकम ज़ॉम्बीज। Let's all sit together and write a आसमानी book for ourselves and become zombies। कि कोई कुछ बोला नहीं कि बात खत्म। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं ज़ॉम्बी नहीं बन सकता क्योंकि मैं इम्यून हूँ, क्योंकि मैं किसी और एक कम्युनिटी से आता हूँ जो ज़ॉम्बी बनने से इम्यून है। होपफुली आपकी ऑडियंस समझ जाएगी। बड़े ज़ॉम्बी हैं, क्या बात कर रहे हैं? राइट, सेक्युलर ज़ॉम्बी बहुत, मैं नहीं हूँ, ना मैं बन सकता हूँ। बहुत सारे सेक्युलर ज़ॉम्बीज हैं जिनको ना वो मतलब इतने सिलेक्टिव है। अच्छा पता है प्रॉब्लम क्या है? जो सेक्युलर ज़ॉम्बी है उसको साले को पैसा भी नहीं मिलता। ही इज नेचुरली सेक्युलर ज़ॉम्बी। नहीं, मैं कभी भी किसी सेक्युलर जो ज़ॉम्बीज़ हैं या सेक्युलर जो लोग हैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं बोलता। उसका रीज़न है वो लैक ऑफ नॉलेज है। मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन एक टाइम पे मैं भी बहुत सेकुलर था, और मैं हूँ भी। सेकुलरिज्म से मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे वन साइडेड सेकुलरिज्म से प्रॉब्लम है। बस लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी टेल यू अबाउट सेकुलरिज्म शब्द कहाँ से आया था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एक आदमी ने जब चर्च अनलिमिटेड पावर्स मिली थी चर्च को यूरोप में, तो क्या हुआ था, शायद मार्टिन लूथर किंग मैं जानता नहीं हूँ, तो मार्टिन लूथर किंग हैं। उन्होंने एक तो यूएस में थे जो ब्लैक थे, जिन्होंने ब्लैक्स की लड़ाई लड़ी थी। नेल्सन मंडेला? नहीं, दैट्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हाँ, वो तो उन्होंने लड़ी थी। हाँ, लेकिन एक और मार्टिन लूथर थे जो यूरोप में थे। उन्होंने चर्च का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये चर्च, अच्छा उस समय तो चर्च क्या कर रहा था यूरोप का, वो आपको स्वर्ग जाने के टिकट दिया करता था। अच्छा, कि लाइक स्पेंड दिस एक्स अमाउंट एंड बाय द टिकट एंड गो टू स्वर्ग डायरेक्टली। ये मुझे नहीं पता। हाँ, आई एम टेलिंग, ठीक है। तो स्वर्ग जाने के टिकट देता था। तो ही स्टार्टेड अपोजिंग इट कि ये क्या बदतमीजी है, ये तो नॉनसेंस है। तो उनके खिलाफ भी बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए, जैसे कि हर जगह हर जो क्लोज्ड निटेड रिलीजन्स हैं उनमें हमेशा ये होता है कि अगर आप उनके खिलाफ बोलोगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। बट दैट मैन, और उसी ने जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टेंट शब्द जो आता है ना, प्रोटेस्ट करने वाले, जो दो तरह कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं ना, तो प्रोटेस्टेंट्स इज लूथरन्स, जो मार्टिन लूथर के लोग थे। इन्होंने उसका विरोध किया। जैसे अमेरिका में कैथोलिक्स बहुत कम है, दे डोंट हैव कैथोलिक, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटेस्टेंट्स। तो इन्होंने ही वो करा था, मार्टिन लूथर ने। और सेक्युलर शब्द का जो प्रयोग उन्होंने करा, विद इन द रिलीजन उन्होंने बोला है कि विद इन द रिलीजन अगर सेक्ट्स जो हैं उनके साथ बराबरी होनी चाहिए। नहीं, पर वो कभी सेकुलरिज्म शब्द हमारे केस में लागू ही नहीं हो सकता। नहीं, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे डेफिनेशन पता है सेकुलरिज्म की, दैट शुड एग्जिस्ट इन अ कंट्री, बट इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष। सेकुलरिज्म मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। कि क्रिश्चियनिटी में
10 फिरके हैं अलग अलग इस्लाम के शब्दों में, जिनके हम 72-73 फिरके हैं मुसलमानों में। हाँ। तो 10 अलग अलग सेक्ट्स हैं। अब उन सेक्ट्स में की जो चर्च होगा वो उनको अलग अलग नहीं सोचेगा। फॉर देम एवरीबडी इज इक्वल। नहीं फिर तो पंथ निरपेक्षता नहीं फिर कहते तो हैं मैं ये इसको। कहूँगा कि जो हमारे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म है ना, उसको गलत समझा गया है। अगर इफ यू टॉकिंग डू यू अबाउट, नो द स्टोरी ऑफ सेकुलरिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं आई स्पेसिफिकली, बट गो अहेड एंड देन आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ वो सेकुलरिज्म। बेसिकली क्या है कि जो मुझे ऐसा लगता है, इफ सपोजली आई हैव एन ऑफिस और उसमें एक हिंदू काम कर रहा है, एक मुस्लिम काम कर रहा है, एक क्रिश्चियन काम कर रहा है, एक सिख काम कर रहा है, तो आई विल ट्रीट देम इक्वल। ये जो है ये मेरे हिसाब से सेकुलरिज्म है और ये एग्जिस्ट होना चाहिए। नहीं, ये सेकुलरिज्म नहीं है। हाँ, वो नहीं होगा ये आपकी definition। रिलीजियस, आपके हाँ, धर्म ने सिखाया हाँ, आपको हाँ, हाँ, कि टैलेंट को ना agreed, जगह agreed, देनी है। agreed, जी, हाँ, हाँ। ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो मेरा है डेफिनेशन मैं वो बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि अगर है सिमिलर तो जो भी जो ट्रीटमेंट होगी वो सिमिलर होगी। अब बात करते हैं कि इसको मोल्ड करके अगर कोई मेरा अनड्यू एडवांटेज ले रहा है मेरे रिलीजन को लेके या कुछ भी करके, तो मैं नहीं सह सकता उस चीज़ को, ठीक है, बिकॉज आई एम अ प्राउड हिंदू। मुझे क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आके कोई मेरे रिलीजन का मजाक उड़ाए, मेरे बिलीव्स का मजाक उड़ाए, मेरे ईथोस का। मैं आपके बिलीव्स और ईथोस का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन आप भी मेरे बट डोंट यू थिंक कि हर तरफ से अलाउ होना चाहिए? आई एम एन एब्सोल्यूट लिबरल पर्सन। हाँ, मुझे लगता है दोनों तरफ से होना चाहिए। तुम भी मजाक उड़ाओ, मैं भी मजाक उड़ाऊं। हाँ, तो फिर वो अलग चीज़ है, फिर मैं रेडी हूँ। मैं वही मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि तुम्हें जो गलत लगता है, अगर पेड़ में से पानी निकल रहा है, हाँ, है ना, हाँ, और और आप 4 लोग जाके उसकी पूजा करने लग गए, और फिर पता चला पाइप टूटी थी जो पेड़ के नीचे से गई थी, है ना, तो मुझे तो तुम अंधभक्त बोलने को तैयार हो, लेकिन काबा में एक पत्थर रगड़ के चूम रहे हो उसको, वो कह रहे हो नहीं ये तो साइंस का प्रोजेक्ट है। ये प्रॉब्लम, ये एग्जैक्ट आपने बोला है, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। अब आप अगर वो प्रॉपर एक पैरेलल लेवल पे है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज क्वेश्चन माय रिलीजन, आई विल गिव यू आंसर्स, और if I can't give you answers, together we will both seek for the answers. This is called constructive criticism. But constructive criticism नहीं होता है। हम मतलब जो हम तो अपने ऊपर रिलीजन को इतनी सीरियसली लेते ही नहीं है। हमारे वाले लोग कह रहे क्या फ़र्क पड़ता है मंदिर मस्जिद, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ये है वो है। उधर नहीं होता ऐसा, तो इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ना एक दिन नहीं, बट ये शायद ये भी एक भ्रांति है, क्योंकि मुझे जो पता है वो मुसलमानों में भी ऐसे बहुत लोग हो गए हैं who don't give anymore। नहीं, वो तो हर एक में गए। बिकॉज उनकी जो वो है, जो पॉपुलेशन की जो वो है, जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है, और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जो एक कॉल होती है ना, उस पर क्या है, जो पुअर पीपल है वो उठ के चले आते हैं फटाफट। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हर चाहे गरीब हो अमीर हो, काम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जबकि गरीब है वो तो फिर ब्रेड विनर हुआ, वो तो डेली का पैसा कमा रहा है। अगर ये तो आइडियोलॉजिकल बातें हुई। हाँ, मैं इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे लेके आ रहा हूँ ना, कि अगर मैं मान लो एक बहुत बड़ा किसी धर्म का एक हेड हूँ, और अगर मैं एक फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन पे 15-20 हज़ार लोग आ रहे हैं, बट एक दूसरा रिलीजन है जिसके लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हु विल लूज? जिसके लोग नहीं आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित्स को जब निकाला गया वहाँ से, कश्मीरी पंडितों पे तो मैं डोंट गेट मी स्टार्टेड, बिकॉज़ वही आई मैं रेड बोल रहा मेनी हूँ ना, बुक्स। तो टायरेंट मतलब वो एक क्या बोलूँ मैं, मास एग्जीक्यूशन हो रहा है। बट ब्रो एक सेकंड, कश्मीरी पंडितों से मेरी एक शिकायत है कि लड़े क्यों नहीं? क्यों नहीं लड़े? मैं बताता हूँ क्यों। मैं एक बात बताता हूँ, रुकिए ना, वापस चलते हैं उसी पे। कुछ सालों पहले, क्योंकि कश्मीरी मुसलमानों ने राजा हरि सिंह के पास शायद 1938 में गए थे, सारे मुसलमान, कि हम भी ब्राह्मण ही थे, वी वांट टू गेट कन्वर्टेड टू अगेन ब्राह्मणिज्म। आई होप यू नो अवेयर ऑफ इट। वो मुझे पता है। वो गए तो हरि सिंह ने उनको चिनाब नदी किनारे बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाया कि लेट्स डिस्कस दिस एंड दे वांट टू कम, लेट्स एक्सेप्ट देम। तो ब्राह्मणों ने कहा कि क्या बात करो, ना हमें बेटी देंगे ना रोटी देंगे। दे सेड इट। तो जब 1938 तक जो लोग अपने आप को ब्राह्मण मानने को तैयार थे, उनको इस्लाम ने AK-47 उठाना सिखा दिया। हिंदुइज्म ने इनको क्यों नहीं सिखाया? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो कितने डीप रूटेड होता है। एक मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें से 10 में से जो 5 हैं वो स्कॉलर्स हैं, और 10 में से 5 हैं जो वॉरियर्स हैं, ठीक है। वॉरियर्स का काम ये इन स्कॉलर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। बाहर से एक कम्युनिटी आती है, वो बोलती है वॉरियर्स को कि ये अहिंसा है, ये दिस इज़ हिंसा, सॉरी दिस इज़ वायलेंस। क्यों मारना किसी को, ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने सेरिब्रल को ग्रो करो, पीसफुल रहो, सारी चीज़ें रहो। उन्होंने उनके जो तलवार है उनको छुड़वा दिया, और उनको भी पढ़ाना शुरू किया कि आप भी बैठ के इनके साथ पढ़ो, इनकी नॉलेज आप भी लो, आप क्यों अलग रहोगे इनसे। 10 लोग बैठ के पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, और
पूरा ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। जो लोग ये बोल रहे थे उनको करवाने के लिए, जब उन्होंने देखा कि एग्जीक्यूट हो गया, उन्होंने तलवार निकाली और दसियों का गला काट दिया, क्योंकि अब वॉरियर्स तो है नहीं ना प्रोटेक्ट करने के लिए। हमसे सबसे पहले हमारी नॉलेज बार बार अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, रिलीजन को, हमारे सॉरी एक तो हिंदुइज्म रिलीजन नहीं धर्म है, हाँ धर्म को डिफेंड कर रहे हो, पर आप उसकी कमियां नहीं उजागर करते हो। नहीं, आप डिफेंड करने भाई हथियार रखे क्यों तूने? हाँ, मैं वही तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले रूट कॉज की बात कर रहा हूँ कि इसका प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। मैं वो फिर बोल रहा हूँ ना, जैसे सपोजली सबसे पहले हमारी नॉलेज हमसे छीनी गई। एक है कि हम ये बात करें कि अरे यार हिंदू सोया हुआ है, अरे यार इस यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हम रैंट करें। एक है कि हम रूट कॉज पे बात करें ताकि उस पर लोगों को अवेयरनेस हो कि इस पर काम करना है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ऑडियंस अगर ये वीडियो देख रही है तो वो जाके अपनी बुक्स उठाए। ये जो मेरे पीछे जो एक महान किताब है, इसको उठाएं लोग और पढ़ें क्या एक्चुअली है क्या। कितने हिंदू हैं जो पढ़ रहे हैं इसको, कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल्स में मदरसों में तो पढ़ाया जाता है। मेरी बेटी को पढ़ाता हूँ। दैट इज योर सोफिस्टिकेशन कि आपको, बिकॉज यू हैव रेड इट, तब आपको पता है कि इस बुक में क्या है। पर मुझे तो मैंने तो ये तो मेरा क्या कहते हैं, ये ऐसी किताब है जिसमें एक तरफ भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपनं शोषयति मारुता। हाँ, दूसरी तरफ कहते हैं हाँ, अर्जुन से हाँ, हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम जीतो भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप इस स्टेटमेंट को सीधे अरब में ले जाते हो, आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा। थैंक यू। बस अब ये आपको कैसे पता है? ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम इसको नहीं भूल जाते हैं। नहीं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये लैक ऑफ इन्फॉर्म, आप अगर किसी भी मतलब व्यवस्था को ख़त्म करना है, आप उनसे उनका कल्चर, उनसे उसकी आइडेंटिटी और उसकी नॉलेज छीन लीजिए। वो कल्चर अपने आप ही एक आत्मघाती कल्चर बन जाएगी। लोग आपस में एक दूसरे क्रॉस क्वेश्चन करके, एक दूसरे को मार के, बेकार की बातें करके आपको मिल जाएंगे और दूसरे कल्चर से फैसिनेट हो जाएंगे वो, क्योंकि दूसरा कल्चर तो इंटैक्ट है। तो वहाँ पे वो देख रहे हैं, अरे यार क्या मस्त एकदम सफ़ेद कपड़े में लोग हैं, अरे यार क्या गाने चल रहे हैं, कुन फाया कुन, ग्रैबिंग एसेस। तो फिर तो यू विल गेट एंटाइस्ड ना, क्योंकि आपके पास अपनी नॉलेज नहीं है। व्हाई आई एम, एक सीधी सिंपल बात है, महाराणा प्रताप के अगर नाम सुनते तो हमारा एकदम खून खोलता है ना, यार क्या वॉरियर रहे होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या क्यों? क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा है। मैं वहाँ था तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मुझे पता चलेगा। अब मैं चेतक से भी, जो उनका जो घोड़ा है, उनसे, जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, उनसे तक मैं रिलेट कर पाऊंगा कि यार क्या घोड़े होते थे हमारे टाइम पे। उस टाइम पे हमारे तो पशुओं में भी ईमानदारी, ऑनेस्टी और क्या कहते हैं श्रद्धा होती थी। जो छलांग मार रहा है, 3 टांग पे दौड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे इसलिए पता है, मैं रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव रेड अबाउट इट। मतलब मुझे संस्कार, मॉरल्स पे तो ठीक है एक हद तक मिलेंगे ना, बट आई हैव टू सेल्फ एक्सप्लोर ऑल्सो ना। मैंने बोला ना, ये किताब बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी है, अपने रिलीजन के लोगों ने नहीं पढ़ी है। चलिए वापस चलते हैं। सेक्युलरिज्म शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे गया था? 1975 में इंदिरा गांधी ने इस देश पे वो लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी। और उसी समय, पर ये भी आप बोलो कि इमरजेंसी जो लगा था दैट वाज फॉर सेल्फ सेंटर्ड मोटिव, ऑब्वियसली। हाँ, फिर मतलब ये बताओ लोगों को, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि इमरजेंसी लग गया तो वो देश की रिक्वायरमेंट क्या थी। बात कर रहे हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। दैट लेडी वाज अबाउट टू गो टू जेल एंड हर सन केम विद द प्रपोजल। और एक और बात बताता हूँ, इमरजेंसी लगाने से पहले जिन लोगों से उस महिला ने बात करी, उसमें एक इस देश की मदर क्रिश्चियन थी, जिनका मदर नाम लिया जाता है। एक इस देश के बहुत बड़े हीरो हैं जिनको मिलेनिया हीरो कहा जाता है। सब में हाँ हाँ बोला था। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका भी प्लेन गिरा है, उनके बाप या दादा थे उसमें। वो सब एक साथ थे कि सरकार के साथ बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा दो इमरजेंसी, ऐसा नहीं है। एनीवेज, तो इमरजेंसी में जब जनता को अपोजिशन खत्म था, उस समय अचानक से ये शब्द सेक्युलरिज्म, ये लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी का शब्द उस समय डाला गया है। ये अगर आप 1975 के पहले वाले में जाएंगे तो ये शब्द नहीं है उसमें। दिखाना भी इस पे, सेक्युलरिज्म शब्द 1975 में डाला है। इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती डाला है उस शब्द को, क्योंकि उनका जो शिक्षा मंत्री था वो कोई मुसलमान था। might be possible. I can assure you, I'm not showing sure, it. हाँ, Yeah, वो might be. ये है ना, in 9 the word secular was added to the preamble of the Indian Constitution through You're right, 42nd actually, Amendment. हाँ. The amendment enacted during the emergency changed the description of India. Sovereign democratic, आप भारत देश के डेमोक्रेसी में शब्द घुसेड़ रहे हो इमरजेंसी के टाइम पे। इमेजिन द हाँ, तो इमरजेंसी के टाइम पे तो राइट्स जो है इसके पहले वायलेट हो ही चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं में से एक थे, नेहरू था, बाकी लोग थे। उन्होंने सेक्युलरिज्म वर्ड क्यों नहीं डाला होगा? भाई ऐसा तो थे नहीं। उन पे बहुत आरोप लगते हैं कि बहुत लेफ्टी थे, तगड़े वाले, इतने लेफ्टी थे कि बाएं हाथ से बैटिंग करते थे।
ठीक है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं आरोप लगाया गया? ये लेडी ने जबरदस्ती इसको डाला है 75 में। ये सेकुलरिज्म शब्द प्रेम्बल का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल, हाँ। कभी नहीं रहा है। एंड पर सवाल ये है, इन्होंने क्यों नहीं बदला? हमारे जो करंट जो हीरोज हैं, ये क्यों नहीं बदल रहे हैं कि ये गलत है, इमरजेंसी में किसी की राय नहीं मांगी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का और एक जलवा दिखाता हूँ मैं आपको। असम एक स्टेट है, ठीक है, महाराष्ट्र एक स्टेट है। असम में जब औरंगजेब इस देश का सबसे पावरफुल किंग था, हाँ। वो नहीं हमला कर कब्जा कर पाया, उसकी औकात नहीं थी कि असम को हरा सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो काम कर दिखाया। महाराष्ट्र में औरंगजेब और उसके बाप की हिम्मत नहीं पड़ हो पाई जो कुछ करने की, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो काम कर लिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़? और ये कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने कुछ सालों में कहते हैं मेरा बस चले तो उसको जला दूं मैं। नहीं, जिस भी चीज़ को आप मैन पावर से, मतलब बल से नहीं जीत सकते, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? छल। छल। तो अभी आपने तो खुद जो हम बोला ना। चाणक्य के बच्चे हैं, हाँ। हमें शर्म नहीं आती? मतलब चाणक्य के बच्चे हैं यार हम। I mean Diplomacy। that man writes 2300 year हमने ago दुनिया को- economy। हमने दुनिया को डिप्लोमेसी वो सिखाई है सिखा time रहा पे। है यार कि मतलब लिटरली ही राइट्स, जो दुनिया ज्ञान हमें ऊपर थोप रही है, वो सिखा रहा है कि वही। इस समय ऐसे लड़ो, इस समय ऐसे लड़ो, इस समय ऐसे लड़ो। राजा पावरफुल हो तो ये- कैसे लड़ो, कम ये आयरनी है ना। मैं आपको इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना, जितनी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज है, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। कितने लोगों ने चाणक्य की नीति पढ़ी है? कितने लोगों ने हमारे शास्त्र पढ़े हैं? अगर कोई शास्त्र पढ़ रहा होता है ना, उसको ये बोला जाता है बहुत ऑर्थोडॉक्स है ये बंदा। आप हमेशा नोटिस करना ये क्यों है। टर्मिनोलॉजी निकाली जरूर लेफ्टियों ने, वो एक-एक वो नई क्यों नई। है? हाँ। अरे आप सीधी सिंपल है, एप्पल क्यों बिकता है? आपके पास एप्पल है, मेरे पास एप्पल है, क्यों? स्टेटस सिंबल है। फोन शिट फोन है, ज़्यादा एक से एक मतलब हाई फीचर वाले फ़ोन एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में सस्ते दाम। मेरे को तो सिक्योरिटी के चक्कर में, हाँ। वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्टिव रीज़न है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सैमसंग है, बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनके पास अच्छे फ़ोन्स हैं, बट एप्पल क्यों बिक रहा है इतना महंगा? स्टेटस सिंबल है। तो आप स्टेटस सिंबल से किसी चीज़ को जोड़ दो ना, कि अगर आप मतलब कोई बड़े इंग्लिश राइटर को आप पढ़ रहे हो तो यू आर मतलब सोफिस्टिकेटेड, नॉलेजेबल, आप एक सीरीन काइंड ऑफ बंदे हो। ये मैकियावेली नाम का कैरेक्टर है, शिट कैरेक्टर है। चाणक्य से कंपैरिजन कर दो उसको। वो छोड़ो ना, वो तो बहुत ही चाणक्य से किसी कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाणक्य नीति पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, तो यू आर ऑर्थोडॉक्स। आप एक रैशनल माइंडसेट के बंदे हो, जिसको कुछ नहीं आता है, वो पुराने ख्यालात का बंदा है। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चलिए, चूंकि रूट कॉज एनालिसिस हम करना चाहते हैं, अब एक बात बताइए मुझे। जैसे ही मैं सच बोलता हूँ कि भैया इस्लाम में ये गड़बड़ है, या हिंदुइज्म में ये गड़बड़ हो सकती है, या उसमें ये हो सकता है, जैसे ही मैं सच बोल के यंगस्टर से बात करता हूँ, पहला रिएक्शन बताओ उनका क्या आता है? कम्युनल है भाई साहब। मैं वही बोल रहा हूँ ना। हाँ, पहला Stereotyping- पीछे जो अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करेंगे आरसी, आपको नहीं लगता कि एजुकेशन जिम्मेदार है? नहीं, जो ये ग्रूमिंग। अरे एजुकेशन कौन सी एजुकेशन? ये एजुकेशन तो ब्रिटिश मेड है ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको। ये एजुकेशन लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए नहीं बनी है। मैं प्रॉब्लम ही यही है। हमें सबसे पहले जो अमेंड, ये जो आप सेकुलरिज्म वर्ड का मुझे दिखा रहे हो ना 1975, इसको अमेंड करने की बजाय तो सबसे पहले देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले एजुकेशन अमेंड करना चाहिए था। चलो 2014 के बाद क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं, अब कर रहे हैं। अभी सब पहली चीज़ तो इन्होंने हिस्ट्री ठीक करना शुरू किया है कि एनसीईआरटी में चेंजेस डाल रहे हैं। ये नाउ पीपल विल रीड अबाउट चोलाज एंड चालुक्याज, नॉट जस्ट 2 पेजेस मोर। पीपल विल रीड कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया कोई रेलवे और ये एजुकेशन सिस्टम बना के, वो देश को चूसने के लिए उनको बनाना था। तो कॉलोनियल जो लूट हुई है, एटलीस्ट वो ब्लेम उनको दिया जाएगा। मुगल्स को इन्वेडर्स की तरह दिखाया जाएगा, नॉट हीरोज़ की तरह दिखाया जाएगा। तो एटलीस्ट ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बट आप एक सीधी सिंपल बात है, हम आज इस गवर्नमेंट से तो पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं चेंज कर रहे, आप तो हीरोज़ हो। हम वो गवर्नमेंट जो 75 साल से है और आज अपोजिशन में बैठी हुई है, उससे भी तो सवाल कर सकते हैं। मैंने तो देखो एक बात समझो, 2014 में जो करंट प्रधानमंत्री हैं वो मेरे हीरो थे। हाँ, हमने उनको जिद करके लाया है, हम सब ने। ठीक है, हमने उनके खिलाफ, ऑपोजिशन खिलाफ बहुत बोला है, ठीक है, बहुत बोला है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? इट्स लाइक इफ आई एम योर फैन एंड यू डिसअपॉइंट मी, देन आई विल कर्स एट यू। 110% यू शुड। दिस इज डेमोक्रेसी ना। डेमोक्रेसी ही स्क्रूड अप। हाँ and he's screwing up very badly. मैं वही That आपको frustrates me. मैं वही आपको मेरी उम्मीद इनसे है ही नहीं ना
मैं पप्पू जी से क्या उम्मीद करूं कि आलू में से ऐसा सोना नहीं। निकालेंगे वो? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस डजंट हैव गुड लीडर्स, शशि थरूर इज देयर गुड लीडर्स। ही इज नॉट कांग्रेसी एनीमोर। वो एक अलग चीज़ है। आपने जो ये बोला ना कि जिन्ना 8 महीने मर गया, उसको भी बहुत मार्टायर की तरह उन्होंने वो किया कि अगर जिन्ना जिंदा होते, सोच के देखो कितने डीप लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है कि एक बंदा जो 8 महीने मर गया, उसने खास कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन मरने के बाद ये बोला गया कि अगर जिन्ना अच्छा होता तो आज पाकिस्तान जो है इट वुड बी अ टियर 1 कंट्री, ये बोला जाता है, अगर वो और जी लेते थोड़ा तो। जिन्ना वाज सच अ लूजर, हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। सच अ लूजर ही वाज। और हमारे देश में सारी अभी चीज़ें। भी हाँ। एक ओपोजिशन पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसके मुखिया अखिलेश यादव, हाँ, वो कहते हैं जिन्ना जी ने देश को आज़ादी दिलवाई, है, मैं जानता हूँ। है ना। अब आप सोचिए कि मतलब वो एक बंदा है, या तो वो पढ़ता नहीं बिल्कुल भी किताबें। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब उनके फादर, वो मैं आपको फिर बोला आइडियोलॉजी की बात होती है। मतलब बेसिकली क्या, अगर सपोजली मुझे एक कम्युनिटी जो है वो मुझे पावर में लिया है, तो मैं उस कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, चाहे मैं किसी भी रिलीजन, किसी भी अपनी कोई भी मेरा ग्रुप हो, कुछ भी हो, मैं उसको अपने बिलीव्स को हटाऊंगा। भाई मेरे को पैसा यहाँ से आ रहा है, मेरे को पावर यहाँ से आ रही है। चलिए मैं आपको इसमें भी एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। पश्चिम बंगाल में, या उस समय बंगाल में, नोआखाली नाम की एक जगह थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने शायद 6 अगस्त या 16 अगस्त को बोला था कि डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे मुसलमान। अच्छा। जो 46 में दंगे हुए थे देशव्यापी, तो उसमें एक सोहरावर्दी नाम का एक बंगाल का गवर्नर था। अच्छा। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जैसे जिन्ना का आदेश गया, उसने प्लानिंग कर ली कि कलकत्ता में कैसे लोग मारे जाएंगे। तो कलकत्ता में विद इन 48 आवर्स, यहाँ तक कहा जाता है कि जब मुसलमानों ने लोगों को मारने की कॉल्स दी, वहाँ पे ज्योति बसु नाम का एक कम्युनिस्ट भी था, जो बाद में बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री रहा कलकत्ता का, बंगाल का। ऐसा क्लेम किया जाता है, उसकी गारंटी नहीं है, पर कई लोग कहते हैं वो भी उस मीटिंग में था जब मुसलमानों को उकसाया जा रहा था। किसी भीड़ आ गई 1-1.5 लाख की, 2 लाख की, उनको उकसाया जा रहा है कि चलो, और शुक्रवार का दिन था, और वो भी चल रहे थे, जुम्मा चल रहा था। और नहीं, वो जो क्या होता है जब भूखे रहते हैं ये लोग, रमज़ान भी चल रहे थे। तो उसमें कहा गया कि जो है चलो मारते हैं। तो वो मारने के लिए निकले वहाँ से, तो विद इन 48 आवर्स 10,000 हिंदू मारे गए। महिलाएं उठा ली गई, हाँ, तो उठा ली गई। तो जब 10,000 हिंदू मारे गए, उसमें ये पूरा का पूरा ड्रामा हो रहा था। नोआखाली नाम की एक जगह थी, कलकत्ता आसपास के जगहों पर दंगे बंद हो गए, नोआखाली में नहीं बंद हो रहे थे। यहाँ तक कि मोहनदास गांधी नाम का एक व्यक्ति भी वहाँ गया था करने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, रोकने के लिए। दंगे रुके नहीं उससे भी। नोआखाली के जो बड़े बड़े राय बहादुर थे, जो बड़े बड़े हिंदू, क्योंकि रूल बहुत सिंपल था, हिंदू टॉप पे होगा, उसके पास पैसा होगा, उसके यहाँ जो लेबर है वो मुसलमान होगा, ये रूल था वहाँ पे। तो नोआखाली में यही हाल था, पंजाब में भी चलता था। हाँ। तो उन्हीं मुसलमानों ने अपने ही बॉसेस को कुत्ते की मौत मारा, और उनकी महिलाओं को उठा के उनको कन्वर्ट कर दिया। एंगस्ट में ये तो वहाँ पे भी बहुत हुआ है, पंजाब में। तो जो आप कह रहे हो ना कि जिसने इनको जिताया है उसके खिलाफ कैसे, आपको लगता है जब ये रिलीजन फ्रेंजी भीड़ निकलेगी तो उसको अखिलेश यादव की चिंता होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको ये तो मैं गारंटी देता हूँ, ऑन पेपर्स लिख के दे दूंगा, नहीं होगी। लेकिन रीजन क्या है कि अभी वो किसके दम पे है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारी प्रॉब्लम ये है ना, जो एक सीधी सिंपल बात है। मैंने आपको एक बीच में जिक्र किया था, अकबर की सभा में मान सिंह बैठते थे। अभी छावा एक फिल्म आई है, संभाजी महाराज के साथ भी आपने देखा होगा, दोगलापन हुआ, और उन्होंने क्या कहते हैं, अपने ही लोगों ने उनका बता दिया वहाँ पे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम ना बहुत प्रेजेंट ओरिएंटेड लोग हैं। हम फ्यूचर जो है उसकी चिंता ही नहीं है अपने को, हम प्रेजेंट में हम खा रहे हैं ना, बस वो चाहिए उनको। और आपने ये बोला ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। यूएस आज क्यों आ गया? यूएस आज तो सुपर पावर है ही, वो जो प्लान करके रखता है ना, वो फ्यूचर में भी सुपर पावर बनने का उसने प्लान किया वो होता है, इसीलिए वो फ्यूचर में भी सुपर पावर बनेगा। हमको लगता है बीच में कि ये बातें आरएसएस भी करता है कि 10-20 साल आगे की प्लानिंग करता है, पर लग नहीं रहा मेरे को कि ऐसा कुछ हो रहा है। फिर एक इंटरनल चीज़ है वो। फिर देखो, सीधी सिंपल बात है, जब आप ये मान के चलो, जब कांग्रेस 75 ईयर्स रूल कर सकती है इंडिया पे, तो वो भी तो बहुत पावरफुल होगी। लेकिन सडन तख्ता पलट हो जाता है, तो जिसने तख्ता पलट किया वो भी तो कुछ होगी। क्या पता ऐसा दिख रहा हो आपको कि यार प्लानिंग तो है ही नहीं इनकी कुछ, लेकिन कुछ चल रही हो। कुछ नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिक्स इज अ वेरी बिग गेम। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ना, ये गेम मेरे आपके किसी भी, मेरा मतलब गेम खेलो यार, कन्हैया कुमार को न्याय दिलवा दो, बस गेम ये दिस इज नो वन इज स्टॉपिंग यू।
अब जैसे जुडिशरी है, मुझे 2-3 चीज़ें समझ ही नहीं आई ये वाली चीज़। जो अगर आप फिल्म के साथ अगर आप देखो लीगल टर्म्स पे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये फिल्म रिलीज़ होगी। जब कपिल सिब्बल सबसे पहले वहाँ गए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई रिलीज़ होगी। वो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पे चले जाते हैं, हाई कोर्ट बोलता नहीं स्टे लगेगी 1 दिन पहले रिलीज़ के। तो मुझे समझ में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया वो मान्य सर्वमान्य नहीं हो गया? सर्वमान्य हो गया, लेकिन उन्होंने फिर एंड में एक लाइन और जोड़ दी थी ना कि अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो जाओ अपने स्पेसिफिक कोर्ट्स में जाओ। और हाई कोर्ट डोंट यू थिंक इट्स अ जुगाड़? अब वो मुझे नहीं, मैं कैसे कमेंट करूँ? अब जुडिशरी में मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? ना मैं लॉयर हूँ, ना मैं मतलब जुगाड़ है कि देख यार, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ, मैं तो देख ले फिर मैं ऑन स्क्रीन लॉयर हूँ, मैं ऑफ स्क्रीन नहीं हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मुझे भी समझ नहीं आया, मैं भी एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन की So तरह। what kind of lawyer were you? Like the Urdu would, जैसे आप लोग नो आई एम हिंदू लॉयर यार। नहीं, हिंदू लॉयर क्या नहीं। बात कर रहे हो? नहीं, जैसे नहीं होता कि एक जमाने में हमने इतनी फिल्में देख डाली, सब में गब्बर सिंह, वल्द, हरी सिंह को ताजिराते हिंद, ऐसे भाई ऐसा उर्दू। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला ना, अगर ये जब मेरे पास स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी ना, तो सबसे पहले मैंने इस फिल्म का इंटेंशन ही चेक किया था कि क्या ये फिल्म इस तरह का कुछ इंटेंशन रख रही है किसी भी साइड से, दोनों साइड से, कि या किसी भी कहाँ शूटिंग करी आप लोगों ने? बहुत बॉम्बे में भी शूट हुआ है, यूपी में भी शूट हुआ है। अच्छा। मेरा जो चंक था वो सारा बॉम्बे में शूट हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा। बसरा स्टूडियोज़ में और डिफरेंट प्लेसेस पे बॉम्बे के। तो क्या कहते हैं, मेन क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्क्रिप्ट आई मैंने ये पढ़ा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं फायर में फ्यूलिंग का काम हो रहा हो। हाँ। कुछ ऐसा हो रहा हो या कुछ इंटेंशन हो कि दिखा ये रहे हैं, होना ये चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। बल्कि बहुत रॉ था, नाम तक सेम डाल दिए थे भाई साहब इन्होंने। आप समझो ना, जो नाम है एक्चुअल वो भी प्रॉब्लम क्या है, ट्रूथ को दिखाओ सिनेमा में। तो फिर CBFC ने इस पे 50 से ज़्यादा कट डाले हैं ऑफिशियली। अच्छा जी। 50 कट्स, मोर देन 50 कट्स। फिल्म का जो फर्स्ट रिलीज था वो 27 जून को था। नेम वॉज ज्ञान वापी फाइल्स, नेम वॉज चेंज्ड, 50 कट्स वर देयर, इम्प्लीमेंट किया है 50 कट्स को। सोल तो निकाल ली ना सिनेमा, अब इस फिल्म से सोल निकाल ली गई है। मेरी डायरेक्टर से बात होती है, उन्होंने भी ये कहा यार सोल ऑलरेडी निकाल दी है, अब भी कह रहे हैं कि कट्स लगेंगे। तो भरत जी ने, जो मेरे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने तो सबके सामने ये बोला कि फिर मैं ये फिल्म प्रोफेशन छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं बनाना है, अगर मैं कुछ और अपना काम देख लूँगा। अगर इस तरह से फिल्म मेकिंग होती है कि तो पूरी फिल्म की सोल ही निकाल दी। 50 कट के बाद भी आप अब जो सेंटर के सामने भी ये बोला गया कि भाई कट वट लगा के रिलीज़ करो, तो फिर कैसे बात बनेगी? सर्टिफिकेशन आ गया था तो 50 कट के बाद मतलब फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं सरकार के CBFC जो भी बोल रहे हो, सरकार के ही लोग हैं? हाँ, तो क्यों उम्मीद है आपको इतनी सरकार देखो, से? जो हमें बस ये उम्मीद है कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो एटलीस्ट वो जो कन्हैयालाल जी को भुलाया जा रहा है, जैसे अभी लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है उदयपुर में। एक ऐसा कौन है ये? मैं जानता हूँ दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल। और बताओ आप, मैं किसी ऐसे रोड साइड किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी रोड साइड लेमैन की। मैं आपको पढ़े लिखे लोगों से मिलवा दूंगा जो दे आर डूइंग गुड इन कॉर्पोरेट्स और इन सब में, हर एक प्रोग्राम, वो भी नहीं जानते कि उदयपुर में ऐसा कुछ हुआ है क्या। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए इस फिल्म का आना जरूरी था। बजट क्या रहा था फिल्म का? इस फिल्म का बजट 25 CR था। 25 CR इसका टाइट बजट में फिल्म बनी है। बहुत लो कॉस्ट फिल्म है। और उसके बाद फिर अभी आप देखोगे तो अभी राइट नाउ डिस्ट्रीब्यूशन को पैसा जा चुका है, कोड्स जा चुके हैं, जो फिल्म का कोड होता है वो जा चुके हैं। अगर कल को यहाँ पे फिल्म लीक हो गई तो फिल्म का वैसे ही नुकसान हो जाएगा। ये जज को नहीं समझ में ये बात ये चीज़ तो वही तो ये बोला गया है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि किस तक अभी स्टे, किसको इसकी फाइनल हियरिंग है। तो आप समझ रहे हो कि देर इज़ अगर मैं किसी भी, जैसे मैं किसी ज्यूरिस्ट को, मैं विष्णु जी लॉयर्स हो गए, बहुत सारे लॉयर्स हो गए, उनसे भी जब बात कर रहा हूँ तो कोई भी मुझे कोई लॉजिकल वे मतलब रीज़न दे नहीं पा रहा है कि क्यों इस फिल्म पे स्टे लगा है। बजट 25 CR है और डायरेक्टर का मोह भंग हो गया फिल्म इंडस्ट्री से ही। हाँ, मुझे एक बात और बताइए कि जो भरत जी हैं, मेरे हिसाब से ही शुड relocate to countries like Canada और US. फिर वही बात हो गई ना। He should just go there and यही make movies there यही on Indian issues and release them there. यही तो प्रॉब्लम है ना। ये भाई यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपने जो पॉइंट आउट किया ना, दैट इज अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम विद दिस कंट्री। जो हम प्रॉब्लम्स की बात करें ना, वो ये है कि जो अच्छा काम करने वाला होता है उसको इतना दबा दिया जाता है कि वो कहता है मुझे करना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाहर। फिर वो बाहर सेटल होता है, बाहर अपनी रोजी रोटी कमाता है। आपको लगता है कि जब 2014 को सरकार बदली, लोगों को लगा था ऐसा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, मुझे खुद लगा है। अभी भी आप सोचो मेरा कॉन्फिडेंस क्या है। मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि भला हो कि बस सेंटर के लोग देखें और वो एटलीस्ट इसको सपोर्ट करें। अभी भी मेरा वही है, अगर अब ये भी नहीं होता तो फिर तो मैं डिसअपॉइंट ही होऊंगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है?
मैंने 13 घंटे बिना खाए पिए एक स्केड्यूल का शूट किया है इस फिल्म का, बिना खाए पिए। तो जो मेरी मेहनत है वो तो गई पानी में। मेरे साथ क्रू है और लोग हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर का पैसा कितना लगा। बुरा लगता होगा ना, मतलब तो बड़ी भाई hell, एज एन आर्टिस्ट तो मेरी एक तो सबसे पहले ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, क्लियर। आप कैसे रोक सकते हो फिल्म जब सर्टिफिकेशन आ गया है? तो अगर सर्टिफिकेशन नहीं होता तो मैं फिर भी बोलता कि भाई इट्स एन आई मीन इलीगल रिलीज। जब सर्टिफिकेशन आ गया तो आप कैसे बोल सकते हो कि इलीगल रिलीज है या ये कर देगा वो हो जाएगा? इस मुद्दे में मैं आपको चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हम्म। 1945 में जब 1939 में जब पर्ल हार्बर पे फ्रेंच ने जापानीज ने हमला करा, तो अमेरिका में उस समय लगभग 1.3 मिलियन जापानीज जो अमेरिकन सिटीजन रहते थे, जापानीज अमेरिकन सिटीजन, उन सबको उठाया गया और कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए। उसमें पूरे के पूरे लोगों को भर दिया गया, 13 लाख लोगों को। ठीक है, जिसका आरोप ये हिटलर पे लगाते हैं वो काम इन्होंने अपने देश में किया। 13 लाख लोगों को अंदर डाला, और लेकिन न्यूज़ नहीं बाहर है क्योंकि वो जीत गए थे वॉर। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, दे आर लग्जरीज गिवन टू यू एंड मी बाय द रिच एंड पावरफुल पीपल। हाँ बिल्कुल, इट्स विजिबल एवरीवेयर, बट समहाउ वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर इट फॉर नो रीजन। एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट, आप अगर इसी फिल्म का केस पकड़ लो तो ये तो डायरेक्ट वायोलेशन है। मतलब इसी बेसिस पे हमें ये फिल्म को रिलीज करने का मौका मिल जाना चाहिए था कि ये तो फंडामेंटल राइट्स का ही वायोलेशन है। मैंने आपको बोला ना, क्या अगर मान लो ये फिल्म लीक और किसी को प्रॉब्लम है दूसरी फिल्म बना, उसमें अपनी स्टोरी दिखा। हाँ, ये मेरी मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, पोस्ट रिलीज रेमेडीज भी तो हैं आपके पास। आप लॉयर्स के साथ बैठो तो सही। अगर किसी को फिल्म से प्रॉब्लम है रिलीज होने के बाद, तो क्या कहते हैं, पोस्ट रिलीज रेमेडीज हैं हमारे लॉ में। आप करो ना डिफेमेशन का केस, फिर होगा ना, फिर कार्रवाई होगी। यहां तो फिल्म किसी ने देखी नहीं है। और आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि कपिल सिब्बल को दिखाओ भाई फिल्म। अब कपिल सिब्बल को फिल्म दिखाई, अगले दिन कपिल सिब्बल ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं भाई फिल्म ठीक है। वो तो यही बोलेंगे, उन्हें फीस इस चीज़ के लिए कि भाई क्या कहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कपिल सिब्बल। हाँ जी, हाँ जी, ये है ना कि आप जाइए, जो ऑपोजिट पिटिशनर्स हैं वो जाके फिल्म देखें। तो मे बी कोर्ट का मोटिव ये हो सकता है कि फिल्म देखने के बाद क्या पता ये अपना प्ली वापस ले लें। पर ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिकल माइंडसेट से देखें, इतना इनोसेंस, अगर इतने साजिश कहते हैं तो इतने अगर गलीबल होते वो, तो वो फिर प्ली डालते ही नहीं ना। पहले वो रिलीज होने देते फिल्म को, फिर डालते प्ली कि भाई इससे डिफेमेशन हम करेंगे इस पे, कि ये तो हमारा केस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो जावेद है जिन्होंने बोला कि भाई इससे मेरा केस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा, तो ये कोई तो मुझे सेंस लगी नहीं इस बात पे। Once I saw this man कपिल सिब्बल on a signal in दिल्ली में, किसी सिग्नल पे मैं दिखा था मुझे वो। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सिग्नल पे कपिल सिब्बल। नहीं, भीख नहीं मांग रहा था, गाड़ी में था अपने। और आई वाज ऑन बाइक। ठीक है, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने चिंगाड़ा कि आप समझ रहे हो। लेकिन मैंने बोला कि यार उम्र दराज बन रहा है। आपको उनकी फैमिली बैकग्राउंड पता है? नहीं। उनके फादर हीरालाल सिब्बल, नहीं। ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। इनके फैमिली में 2 आईएएस ऑफिसर्स हैं, ऑलरेडी रह चुके हैं। अब इनके बेटे भी लॉयर हैं। तो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड एंड पावरफुल। बड़ी बात नहीं है हमारे देश में। तो जैसे विश्व में बाकी देशों में जब देश आज़ाद होता है तो एक ट्रूथ कमीशन बनता है, जो ये बताता है कि ये देश, ये हमारी आज़ादी के साथ थे, ये हमारी आज़ादी के खिलाफ थे। हमारे यहाँ तो जिन लोगों ने अंग्रेजों से जो गद्दारी करी, उन्हीं को सत्ता दी गई कि भैया ये आपकी सत्ता है, यू वर्क फॉर अस। लेकिन हमारा तो पहला पीएम था, जो हमारा पहला पीएम था, वो खुद ही कहता था कि हम ब्रिटिश बाय नेचर, बाय पर्सनालिटी, एक्सीडेंटली हम हिंदू। ठीक है, तो उनके बाद पहले से ब्रिटिश का तो फंडा क्लियर। हमारा इकलौता ऐसा देश है जिसको आज़ादी मिली, उसमें ट्रूथ कमीशन नहीं बनाया। मैं बोलूँ अब ये जो आपने फैक्ट्स अभी बोल दिए ना, ये फैक्ट है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अब ये सुन के बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे रेडिकल माइंडसेट का आदमी है ये। अच्छा, ये तो कम्युनिस्ट है, कैसे बोल सकता है? आपको पता है कितनी जंगें जीती हैं किसने? उन्होंने उस टाइम पे, जब फ्रीडम हुआ उसके बाद, जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, कितने रेडिकल हो, कितने, हमारा देश उनकी वजह से बचा हुआ है। नहीं, कुछ काम तो अच्छे करे थे, अब मैं मना नहीं करूँ, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन मैंने आपने जो कमेंट दिया ना, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। बट मैं ये सच है भाई, ट्रूथ कमीशन नहीं बना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना। भाई वी डोंट नो इफ भगत सिंह वाज अ हीरो और अ विलन, इफ मोहनदास गांधी वाज अ हीरो और अ विलन। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को आइडलाइज करते हो और आप उसके क्या करते हो कि आप इतना कॉग्निटिव बायस बना लेते हो अपने माइंड में कि उसकी बुरी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, दिस इज अ लेजिट टर्म
कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो आप जो है अगर इस तरह के हम कमेंट्स अगर ओपनली दे रहे हैं इसमें, तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे आपके पास कि दीज आर ब्लडी राइट विंगर्स, दीज आर जस्ट आई मीन कम्युनिस्ट रेडिकल पीपल, रैशनल ही नहीं है, कट्टर लोग हैं ये लोग टेररिस्ट हैं, ये बोलना शुरू कर देंगे। तो दैट इज़ द रीज़न वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो हम बात करते हैं ना, हम अब अगर अभी आप उनको बोल रहे थे ना कि अगर वो खुल के बोलेगा ना ये सारी चीज़ें, उसको 2 मिनट के अंदर टेररिस्ट का लेबल लग जाएगा उसके ऊपर कि ये तो राइट विंगर है, भक्त हैं भक्त, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज दे दी जाती है। हेट स्पीचेस तो सिर्फ उधर से आ सकती हैं। मैं आपको बोल रहा, हेट स्पीचेस एक स्पेसिफिक सेलेक्टिव सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है जो हेट स्पीच दे सकती है खुले में, क्योंकि उनको वो जो है प्रताड़ित हैं इस देश में, सब कुछ है। लेकिन अगर इस साइड से हमारी कोर्ट ने आज तक ये नहीं बोला कि सर तन से जुदा एक कम्युनल नारा है। हमारी कोर्ट ये तक नहीं बोल पा रही। हाँ, तो बताओ, लिटरली उसमें लिखा है सर तन से जुदा। आपने वीडियो अगर आप देखोगे, हाँ, एक वीडियो है जिसमें कन्हैया लाल जी का मर्डर हो रहा है, एक वीडियो है जिसमें इस मर्डर का एडमिशन हो रहा है। हाँ, तो जो इतनी मतलब अगर मैं एम्पैथेटिक आदमी हूं ना, तो मुझे जो मर्डर वाली वीडियो है उसे देख के रोना आ जाएगा। लिटरली दैट मैन वाज शाउटिंग कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे मत मारो। वो बहुत मतलब इतना क्लियर है उस वीडियो में कि मुझे मत मारो भाई, 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक है, मार दिया। उसके बाद एडमिशन आप देखो उसका कि हाँ हमने मारा है, गुस्ताखी नबी की सजा, सर तन से जुदा। और जमीयत वाले फंड भी कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। आई डोंट नो, ठीक है जो भी है, आई डोंट वांट टू गो देयर। अब चाकू दिखा रहे हैं एज अ प्राइड, एक मर्डर वेपन को, और कह रहे हैं कि ये हम जो है ना प्रधानमंत्री के गर्दन पे भी चला सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मिल गई ना, एब्सोल्यूट मिली है। क्या ये चाहिए? इससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ होगी? आज आप नॉर्थ कोरिया में जाके करो ना, बोल के बताओ ना उनके वहाँ के डिक्टेटर को, या दुबई में जाओ आप, मिडिल ईस्ट में जाके बोलो ना उनके रूरल्स को एक बार, जो रूलर वहाँ के हैं, मोहम्मद बिन राशिद और जो भी हैं, उनको बोल के बताओ आप, उनको बोलो ना सर तन से जुदा या वी विल शूट यू, वो बताएंगे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी क्या होती है। यहाँ पे है जो बीच में क्वेश्चन बना था ना कि आप डिक्टेटर इन चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उनका एक मैगजीन में एक फ़ोटो छपा था, बहुत बड़ा मैगजीन था वो, उस पर ये लिखा था डिक्टेटर इन चीफ। कहाँ है डिक्टेटरशिप? मैं बताता हूँ। हाँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल। कपिल शर्मा नाम का एक बंदा है मुंबई में। हाँ, उसने उसको शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने रिश्वत मांगी उससे लंबी चौड़ी। ठीक है, एलिजिडली। हाँ, हाँ, एलिजिडली, यस यू आर राइट। हाँ, एलिजिडली उससे रिश्वत मांगी। हाँ, उसने नहीं दी और ट्वीट किया दारू पी के। हाँ, मोदी जी को टैग किया और बोला कि इतना 12-12 करोड़ रुपए साल का टैक्स भरता हूँ और ये हाल है। आपको याद भी होगा। हाँ, मुझे पता है, अच्छे से याद है मुझे। अगले दिन उसके घर पे जाता है, उसके बारजा टूट जाता है, उसके ऑफिस की चीजें तोड़ दी जाती हैं, सरकारी बुलडोजर जाता है। हाँ, इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 कि मैं इस चीज़ को मतलब डिफेंड नहीं करूँगा कि मतलब जो हुआ ऑफ कोर्स गलत ही हुआ, लेकिन गलत कैसे हुआ मुझे ये जानना है। मेरा क्वेश्चन खुद, मैं मतलब एज अ इंफॉर्मेशन सीकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। या फिर चलिए मोदी जी को साइड कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ डाला। हाँ, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार अलग अलग लोगों के घर पे बुलडोजर चला देती है। हाँ, या फिर जब आप किसी की कही हुई बात को, हाँ, ममता बनर्जी बंगाल में करती हैं यही हाँ, काम, मध्य प्रदेश में यही हो रहा है। हाँ, इसी को डिक्टेटरशिप कहा जाता है कि अगर मैंने ऐसा एक्सप्रेस किया अपने आप को, और मैं किसी पार्टी पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो ममता बनर्जी को बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो कांग्रेसी जो बड़े महान बनते ये भी ऐसे ही हैं, सबका यही हाल है। ठीक है। तो डिक्टेटरशिप इसी को कहा जाता है जहाँ पे जो पॉलिटिशियन है, एक नई कास्ट बन गई है पॉलिटिशियंस की, ठीक है, कि हम लोग नए ब्राह्मण हैं इस देश के। हाँ, ब्राह्मणों को मुफ्त में, बेचारे गरीब ब्राह्मणों की कोई, उनको पैसे नहीं है उनके पास, उनकी कोई औकात नहीं है। अब ये नए ब्राह्मण हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं। इनका ये कहना हम रहेंगे, हमारे पास हमारे बच्चे आएंगे, इन सब का कहना। और बाकी जो पूरे देश की जनता है वो अछूत है, अछूत है पूरे देश की जनता। और ये बार बार दिखाते रहते हैं ये लोग। आपको क्या लगता है ओवैसी का जो लड़का है, शायद वो रोल्स रॉयस से चलता है, कहाँ से आते हैं इतने पैसे? आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। या जो ममता बनर्जी के जो भी हैं, जो जान पहचान उनके भतीजे हैं, उनके पास जो लग्जरी दिखती है हमको, या ये जो चंद्रशेखर रावण है, इनके पास जो लग्जरी दिखती है हमको,
ये लग्जरी आती कहाँ से? और आपको लगता है कि दीज पीपल वुड अलाउ एनी वन ऑफ अस टू ब्रेक द चेन एंड रीच देयर? आई डोंट थिंक सो. सो नया ब्राह्मणिज्म है ये. दीज पीपल आर द न्यू ब्राह्मण्स ऑफ सोसाइटी. ब्राह्मणिज्म की वेरी डेफिनेशन यही है कास्ट की, कि मेरा बेटा मेरे कास्ट में रहेगा और कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ यही करेगा. पॉलिटिशियन के बच्चे सिर्फ पॉलिटिक्स में रहते हैं क्योंकि नए ब्राह्मण है वो. नहीं, तो आपको नहीं लगता कि दिस इज अ वेरी गुड रीजन टू हेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कि एक ऐसा यार बट वो भी वैसे ही हो गया ना. प्रॉब्लम तो यही नहीं मैं वो हो गए, उस पे बात नहीं कर रहा. मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत में इसीलिए डोंट यू थिंक कि दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट हेटेड पर्सन? इसीलिए तो हमने वोट किया था उनको दबा के. मैं वही बोल रहा हूँ कि उनका कोई बैकिंग नहीं थी. हिज फादर वाज नॉट ये ऐसा कुछ जो आप कह रहे हो कि ना उनके पास होते थे, लेकिन ही इंस्टेंटली केम एंड ग्रैब्ड द मोस्ट पावरफुल चेयर ऑफ दिस कंट्री. तो आपको नहीं लगता कि जो हेटरेड है उनके अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी है? मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि भैया प्रधानमंत्री जी ने जो भी अचीवमेंट करी उसके लिए और कुछ नहीं, लोगों ने उनको दबा के वोट डाला है. हाँ बिल्कुल, बहुत प्यार किया है उनको. बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं. बट लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर भटक रहे हैं अपने मार्ग से, हाँ. तो लोग उनसे चिढ़ेंगे. उसमें उनको बुरा नहीं मानना चाहिए. नहीं, वो बुरा नहीं मान रहे. डिक्टेटर इन चीफ वाले लोग हैं, वो तो उनका एजेंडा है. हाँ, यही बस. इफ आई एम कॉलिंग मोदी जी कि वो डिक्टेटरशिप उनकी चल रही है, इसलिए कि मेरे ऑफिस का बिल 6.5 लाख रुपए आता है और आया है. जब मैं उसको कम करवाने जा रहा हूँ तो बोल रहे नहीं आधा हमको दे दो. करप्शन की बात, करप्शन. अब मैं ये प्रॉब्लम है विच वाज. अब जैसे मैं अगर बोलूँ कि इस कंट्री इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, पूरा जो क्या कहते हैं फाउंडेशन है गवर्नमेंट की वो ये है कि हिंदुइज्म और ये, लेकिन बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है. हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए. सेकंड, एजुकेशन सिस्टम में अमेंडमेंट. पर वहाँ से चंदा आता है ना मेरी पार्टी को. फिर मैं वो आप उठाओ ना. आपको नहीं तो आपको उठाना पड़ेगा ना. आपको उठाना पड़ेगा. आप क्यों अपनी आप जो लेजिट है, जो जस्टिफाइड चीज़ें उस पर आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर क्या? एजुकेशन सिस्टम पे बात करो आप. थर्ड, आप बात करो कि भाई फूड, बाहर जो प्रिंगल्स बिक रहा है उसमें पाम ऑयल नहीं है, यहाँ प्रिंगल्स जो बिक रहा है उसमें पाम ऑयल है. आप इस पे बात करो कि भाई आप फूड सेक्टर में बाहर जो मेडिसिन इलीगल है वो यहाँ पे बिक रही हैं खुले में. तो इस चीज़ पे बात करो. हमारी पब्लिक क्या कर रही है? हम एज अ सोफिस्टिकेटेड एक तरह से वोटर क्या क्या कर रहे हैं? हम किन सब चीज़ों पे बात करते हैं? अरे मोदी जी ने क्या सूट पहना है भाई, इतने लाख का, करप्ट है. अरे यार भाई वो देश का रिप्रेजेंटेटिव है, वो ढंग के कपड़े नहीं पहन के जाएगा तो बनियान में जाएगा. मैं फिर नहीं बोल रहा हूँ. आप गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज़ करते हो ना, उसको लेके आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, तब आप जस्टिफाई करो. और तब गवर्नमेंट ना सुने ना, तब दिस गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग और हटा दो. फिर 5 साल बाद आप हटा दो. भैया मेरे आपने एक गलती से एक शो करा और 7 लाख का इनकम टैक्स आ गया. हाँ, आप समझो ना बात को यार. नहीं वो एग्रीड. देखो जो टेक्निकल जो ऑन ग्राउंड जो मिस्टेक्स हमने तो करके देख लिया, इसलिए हम शांत रहते हैं. हाँ, हमने करके देख लिया. नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑन ग्राउंड जो दिक्कतें चल रही हैं, विदाउट डिनाइंग दैट. मैं बोल रहा हूँ पब्लिक जो रेज दिखा रही है ना वो गलत है. अभी आपको उस पे रेज दिखाओ ना जो लॉजिकल है, कि हमारी लाइफस्टाइल में आप क्या कर रहे हो. महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, आप उस पे काम क्यों नहीं कर रहे? एक बात आपको नहीं लगता कि 2014 से पहले जब महंगाई बढ़ती थी तो मीडिया वाले खूब चिल्लाते, पागल हो जाते थे. पेट्रोल, अब कोई कुछ नहीं बोलता. वही तो. अब वो कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज है ना. इस पे मैं एग्री करता हूँ आपको कि पावर जो मुझे मेरे हिसाब से 2 मीडिया है इस देश में. हाँ. एक गोदी मीडिया है, लेकिन एक और मीडिया है. कौन सी? उसे कहते हैं खोदी मीडिया. हाँ. गोदी मीडिया तारीफ करता रहता है, देखिए कितने महान है, कितने महान है. खोदी मीडिया खोद के ऐसी मिस्टेक्स को दिखाता है जो मिस्टेक्स भी नहीं है. तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो ये आइडियोलॉजी है ना, इससे ही तो प्रॉब्लम है देश को. आप किसी भी चीज में, रिलीजन को लेके एक्सट्रीमिस्ट हैं, कंट्री को लेके कोई एक्सट्रीमिस्ट है ही नहीं. प्रॉब्लम यहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड. कंट्री को वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जो फ्रीडम है ना यहाँ की, उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले जा चुके. आप फॉरेन जाओ ना, पता लगेगा आपको फ्रीडम क्या होती है. पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बात और समझिए आप बात को, कि जो मिडिल ईस्ट है वो लिबरल हो रहा है धीरे धीरे. अब ये मिडिल ईस्ट के मैं तो 2 बार गया हूँ, मुझे इतना पता नहीं है. बट 2-3 चीज़ें जो मुझे वहाँ की अच्छी लगी वो ये कि फीमेल सिक्योरिटी बहुत है वहाँ पे, साफ सफाई है. इस पे नहीं बात करता कोई. क्लीनलीनेस पे हमारे, सिविक सेंस पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा? चलो गवर्नमेंट सुनो, हमने ऑपोजिशन को बहुत कुछ बोला, हमने गवर्नमेंट को बहुत कुछ बोला, हम अपनी सिविक सेंस की क्यों नहीं बात करते? जब वो ट्रेन्स आई वंदे भारत और वो, हम वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर. मैं देखो उसमें भी विशेष कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है,
जो भी है। अब देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ ना, हम यहाँ पे बात हटा देते हैं, कम्युनिटी को हटा देते हैं, हम यहाँ पे ऑपोजिशन को हटा देते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज को हटा देते हैं, हम पॉलिटिक्स को हटा देते हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे हमारा देश, देश की बात करते हैं, कंट्री की। तो कंट्री की जब बात होगी तो मेरी भी बात होगी, आपकी भी बात होगी, हम सब की भी बात होगी एज अ पीपल ऑफ दिस कंट्री, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री। तो हम सिविक सेंस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि हम बाहर जब फॉरेन जाते हैं तो थूकते नहीं हैं, क्योंकि पता है वहाँ फाइन लगेगा, सजा होगा। फॉरेन कौन जाता है? फॉरेन जाते हैं जिनके पास जो बेसिकली कुछ पैसे वाले हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेबरर्स को भी ले जाया जाता है, लेबर्स भी जाते हैं फॉरेन। जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्लियर सुनिए तो हाँ। वो एक व्यक्ति 2014, 15, 16 तक लगातार झाड़ू मारता है एक पर्टिकुलर डे पे 2 अक्टूबर को, और बोलता है देश को स्वच्छ बनाना है। हाँ, उसके बाद वो स्वच्छ भारत सेस लगा देता ठीक है है। और मुद्दा खत्म कर देता है। हाँ, भाई मैं तो नहीं चाहता हूँ कोई मेरे को सिविक सेंस सिखा के मेरे से टैक्स चार्ज करना चालू कर दे। नहीं, एक हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं। मैं सिविक सेंस खुद सीख लूंगा, हाँ, टैक्स मत लगाओ उसके लिए मेरे ऊपर प्लीज। हाँ, तो बस यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिविक सेंस, मतलब 4 दिन झाड़ू मारने के यार इतना टैक्स नहीं सकता मैं। नहीं, एग्रीड, मैं ये बिल्कुल है। टैक्सेशन की अगर आप बात करें तो मुझे भी बहुत अनजस्ट लगता है टैक्सेशन अपनी कंट्री में। इतना अनजस्ट लगता है कि मतलब मैं पहले भी टैक्स दे रहा हूँ, बाद में भी टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, तो वो गलत है, डेफिनेटली गलत है। लेकिन सिविक सेंस की अगर हम बात करें तो सिविक सेंस भी हमें एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए, मेरा ये कहना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गवर्नमेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, ये अमेंडमेंट। वापस आते हैं आपके रोल पे ना, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, क्या करें। बट पॉइंट ये है ना कि फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया जा रहा, और दिस इज़ नॉट, मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट प्राउड ऑफ कि भाई मैंने क्या कहते हैं एक ऐसी फिल्म में काम कर लिया जो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है। आई एम प्राउड ऑफ कि मैंने एक ऐसी फिल्म पे काम किया है जो एक गुड कॉज फिल्म है, जिसका इंटेंशन बहुत राइट है। करने को तो मैं बाकी डायरेक्टर्स की फिल्म्स भी कर सकता हूँ, जब मैं ये फिल्म कर सकता हूँ तो और भी फिल्म है, बट वाई आई हैव चोजन दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म का इंटेंशन बहुत रॉन्ग है। ये एक आम आदमी की कहानी बता रही है जिसके साथ वो सच में हुआ है। अच्छा, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आम आदमी, कोई क्या पता अगर बड़े आदमी होते कन्हैया लाल जी तो फिर तो मेरे ख्याल से शायद लोग अरे देखते। भी कन्हैया लाल जी का जब मर्डर हुआ था उसी दौरान बॉलीवुड की एक पूर्व अभिनेत्री जो अभी किसी राइटर की पत्नी है, उनका हाथ टूट गया था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कन्हैया लाल मर्डर पे एक ट्वीट नहीं किया, पर उन्होंने उनसे जरूर पूछा था कि मैंने सुना है आपका हाथ टूट गया, अब कैसी हैं आप? तो वही मैं बोल रहा हूँ, कॉमन मैन स्टोरी है ना। And I'm telling you the bloody true story, हो सकता है, which I have definitely. seen. मैं आपको I do this podcasting, so I observe these nonsense tweets by people. हाँ, हो सकता So I was waiting one tweet on Kanhaiya Lal from the Prime Minister or from anybody. अभी एक और मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। कन्हैया लाल जी की वाइफ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है I saw that letter. टू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखते हैं उसका क्या होता है, नहीं, वो पहले तो फिल्म मिलेंगे। रिलीज हो जाए। पर समझने की बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर फोटो खींचने को अपॉर्चुनिटी है तो वो नहीं मिस करेंगे। वो ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो मिलेंगे। लेट्स सी, चलो अभी इसी शो में बोल रहा हूँ, मिलेंगे, लेट्स सी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोटो खींचने में तो पीछे नहीं होता है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी डेफिनेटली, तो मुझे लगता है अगर फिल्म रिलीज हो जाती है तो इसका मेन मोटिव अवेयरनेस वो फुलफिल हो जाएगा। I can guarantee you I'll go to watch your movie along with my entire office, हाँ, ताकि मतलब कम से कम 100-150 लोग हैं, हम सब जाएंगे, जरूर देख के आएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस फिल्म में जो मेन लीड है वो विजय राज जी कर रहे हैं। तो आई मीन इज़ बहुत प्रोमिनेंट काम किया उन्होंने, सच में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उनके फ्रेम्स देखे हैं, बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने। आई मीन ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी जब कन्हैया लाल जी की फैमिली ने भी देखा तो बोल रहे थे कि यार ये तो बिल्कुल लग रहे हैं, यश टोर के पापा लग रहे हैं यार, तो गुड, अच्छा काम किया उन्होंने। फिर इसमें रजनीश दुग्गल हैं जो इसमें आपको रोल करते हुए दिखेंगे, प्रीति जिंज्ञानी हैं जो रोल करते हुए, कांची सिंह है, और इतने नामों के बीच में चमकता हुआ चेहरा मेरा है, शिवम सिन्हा का। तो बस ये कास्ट है, और इसमें बहुत सारे नोन और सेमी नोन फेस आपको दिखेंगे इस फिल्म में, बहुत सारे। अच्छा। पुनीत वशिष्ठ हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें। तो एक फुल फ्लेज पावर पैक फिल्म थी, बट रोक दी गई सैडली। होपफुली 21 को। Are you sad that they have stopped this movie I am because shattered. it is your first movie? आई एम शैटर्ड भाई। अगर हम आर्टिस्टिक वे में इसकी बात करें, आप पॉलिटिक्स को हटा दो, लेट्स कीप द पॉलिटिक्स बायसेस या फिर जो लोग अपोज कर रहे हैं उन सब के जो कंसर्न्स हैं, रिस्पेक्टफुल जो कंसर्न्स हैं उनको भी साइड में आप रख दो। मैं एक एक्टर हूँ, आई कम फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, नो नेपोटिज्म, नथिंग, आई एम अ कंप्लीट आउटसाइडर, एंड आई ग्रैब दिस रोल बाय लॉट्स ऑफ शेयर एफर्ट्स कि ऑडिशन दे रहा हूँ, फिर इंस्टेंट कॉल हो रहा है। मुझे तो ये रोल भी तब मिला है जब किसी ने छोड़ दिया था,
तब मुझे इंस्टेंटली कॉल किया था, बिकॉज मैंने इनके साथ पहले काम किया हुआ है इस प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, 13 घंटे बिना खाए पिए मैंने क्या कहते, पहली बात तो फिल्म मिलना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी फिल्म कर लूँगा। फिल्म करना, उसके करने के बाद 13 घंटे बिना खाए पिए शूट करना, क्योंकि बजट कम है, स्टूडियो का मीटर ऑन है, यू माइट नो कि आपको तो स्टूडियो का काम है कि भाई आज का स्केड्यूल प्लीज़ कंप्लीट करना ही करना है। और फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग अ But फिल्म। you guys have become very professional यार. क्या कर Actors are सकते very हैं? professional क्या now. और ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ स्पेसिफिकली मेरे जैसे एक्टर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं प्रोफेशनल नहीं होऊंगा तो मैं तुरंत रिप्लेस हो हाँ जाऊंगा। हाँ हाँ. तो मुझे तो प्रोफेशनली काम करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। आई कैन नॉट टेक दिस लेवरेज। मैं तो चाहता तो जो 150 लोगों का सेट है वहाँ पे, मैं उनको बोल देता कि यार मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ, मुझे 2 घंटे सोने दो, मैं फिर करूँगा शूट। और वो रुकते भी। लेकिन मेरे पूरे यूनिट में ये बात फैल जाती है कि यार ये अनप्रोफेशनल एक्टर है। मैं तो सो लूँगा, वो लोग क्या करेंगे जो आए हैं? कैमरा मैन है, सारी सेटिंग है, सारी चीज़ें। तो मैंने बिना खाए पिए 13 घंटे शूट किया है फिल्म को। इतनी मेहनत की मेरी चलो 1% मेहनत हुई। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का पैसा, डायरेक्टर्स की मेहनत, बाकी यूनिट जो गर्मी में लाइटमैन है, सारी चीज़ें, उन सब की मेहनत है इस फिल्म में, वो तो नहीं दिख रही उस तो पर। मुझे भरत जी का वो स्टेटमेंट बहुत दुखी करने वाला है कि यार उन्होंने CBFC के लोगों के सामने बोला ये चीज़ कि अगर आप कट्स लगा रहे हो ना 50, तो ऐसा करो, मैं आप रहने दो, मैं छोड़ रहा हूँ फिल्म मेकिंग, आई एम लीविंग, मैं अपना कोई और धंधा ढूंढ लूँगा, मैं रोजी रोटी कमा लूँगा। पर यार सीरियसली ये जैसे मेरे दिमाग में भी आ चुकी है ये बात दैट इनफ इज इनफ. आप खुद मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मेरी पहली फिल्म ही फंस गई, एक तो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक है, फंस गई, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा ना यार, कि यार इतना सब कुछ करने के बाद इससे थोड़ी 5 गुना और मेहनत, क्या पता मेरे को हॉलीवुड में रोल मिल जाए भाई. चला जाऊंगा ना, कम से कम ट्राई तो करूंगा. ट्राई तो करूंगा. जब ट्राई तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, वहाँ भी करूँगा. तो वही चीज़ है. और दूसरी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ काम करूँ. वाई कांट आई बी ऑन द टॉप ऑफ दिस इंडस्ट्री? क्या मैंने कोई पाप किया है क्या, या मैं कुछ अलग हूँ? ये मैटर है, अगर मेरी ऑडियंस ये चीज़ समझ जाए ना, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे काम को देख रहे हैं, हर कोई नेपोटिज्म वर्सेस पे बात कर रहा है कि नेपोटिज्म आउटसाइडर्स हैं. और जब मैं काम कर रहा हूँ और मैं अच्छा, मेरे काम को जज करो ना आप, मैं खुली चुनौती देता हूँ, आप मेरे काम को जज करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, मैं और मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे वो प्लेटफॉर्म तो दे दो. लेट माई फिल्म रिलीज एटलीस्ट, तब आप जज करो. उसके बाद अगर मैं आपको पसंद आता हूँ नहीं, तो पर मेरा हमेशा से ये कहना है, जैसे जो आपने पोस्ट कहा कि फिल्म रिलीज हुई, केस कर दो फिल्म पे, फिल्म रिलीज हुई, नहीं पसंद आ रही, एक और फिल्म बनाओ, अपनी स्टोरी दिखाओ. कन्हैया लाल को उसमें आतंकवादी दिखा दो. मन है ना तुम्हारा, दिखा दो कि वो गर्दन कटवाते समय भी वो नारे लगा रहे थे, या दिखा दो उन्होंने गर्दन कटवा के खून दिखाया, उनका खून देख के आतंकवादियों के मन पे बुरा ट्रॉमा असर हुआ. आजकल जो यूरोप में हो रहा है, जर्मनी में 6 लड़कों ने, अफगानी लड़कों ने एक लड़की का पार्क में बारी बारी से रेप किया, और वहाँ की जज ने फैसला दिया कि इनको हम कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब इमिग्रेशन का जो ट्रॉमा है उससे गुजर रहे हैं ये लोग. Having sex with a woman is a universal phenomenon. The entire world does it. And people know if it is right or wrong. अभी भी मैंने वो स्टोरी पढ़ी कि जज ने बोला है कि, और फीमेल जज थी वो, these are going crazy. I'm telling you. क्या मैं बोलूं, मुझे तो मेरी समझ से बाहर है. तो ये वही वाली बात है. तो उसने क्या करा भैया, उठाया उन्होंने और उसको छोड़ दिया, उनसे जाइए आप लोग. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि फेयर चांस की बात कर लें, जैसे ना फेयर चांस, आई डिजर्व अ फेयर सेम प्लेटफॉर्म. हाँ, फॉर एवरीबॉडी. मैं देखो ना, मुझे इस चीज़ से, मैं सपोजिटली ना, मुझे इस चीज़ से चिढ़ है कि उनको मुझसे ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे इजीली. भाई उनके फादर ने मेहनत की है, काम किया है. मैं नहीं हूँ नॉन, मतलब मेरी फिल्म बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट एटलीस्ट जब वो प्लेटफॉर्म इक्वल है ना, देन एवरीथिंग इज़ जस्टिफाइड. क्योंकि तब टैलेंट पे बात होगी, तब स्क्रीन प्रेजेंस पे बात होगी, तब डायलॉग डिलीवरी पे बात होगी. आप समझ रहे हो? तब ये बात नहीं होगी कि इसके पिताजी कौन थे या मेरे पिताजी कौन है. तब बात होगी इन सब चीज़ों पे. तब अगर मैं पिताजी 2 फिल्मों में मौका दिला सकते हैं, उसके बाद कोई नहीं. वही मैंने बोला ना, चलो 2 के बाद 4 दिला दें, बेशक दिलवाओ. अर्जुन कपूर. लेकिन नो नेमिंग, बट आप 4 दिलवाओ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो प्लेटफॉर्म है रिलीज़ का, जैसे अभी रिलीज़ होने वाली थी, एज एन एक्टर, मैं फिर बोल रहा हूँ, नो मतलब कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई बायसेस नहीं, सिर्फ एज एन एक्टर आई एम requesting everyone कि this film is made with lots of hard work, so please go and watch it when it releases.
और ये मैं एज एन एक्टर बोल रहा हूँ कि बहुत मेहनत की है हम सब ने, आर्टिस्टिक जो हम लोग कह लें, तो एक आर्टिस्टिक फ्रीडम भी होती है, तो वो फंडामेंटल जो वायलेशन हो रहा है प्रोड्यूसर्स के साथ, मॉनेटरी जो उनके साथ, वो तो हो ही रहा है, साथ में हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ भी हो रहा है वो चीज़, एंड दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन कंसर्न आई एम रेजिंग राइट नाउ। ठीक है, अब सपोजिटली ये फिल्म रिलीज़ हो जाती तो एटलीस्ट मेरी प्रोफाइलिंग बढ़ती, मुझे और लोग सही सीख बात करते है, थे, हाँ, मैं और बिजनेस में एंट्री लेता, बट राइट नाउ आई मीन स्टक इन दिस स्टैग्नेंट पोजीशन राइट नाउ, क्योंकि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक ये रिलीज़ नहीं होगी, तो फिर कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम है। How many days of shooting did you guys do? मेरा स्केड्यूल था 15 दिन का, अच्छा। 15 दिन का, जिसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा, बहुत कट गया होगा। ठीक है, अच्छा। तो लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक आई होपफुली कि 21 को बहुत पॉजिटिव दे सुप्रीम कोर्ट। I'm sure हाँ, that हाँ, you फिर will उसके get it. बाद होपफुली नहीं, I'm sure. और ये this gonna do a wonderful job यार. Hopefully, I hopefully, think it's gonna be wood. because people are जैसे जितने अनभिज्ञ गंवार हैं उससे ज़्यादा लोग जानकार हैं, स्पेशली कन्हैया लाल जी के मर्डर के बारे में. People are aware of it. A lot of people are aware of it. चलिए, it was wonderful talking to you. Thank you so It was much. genuinely Thank you. a pleasure. 100. Nice to meet you. Yeah.